Yeah, that's my job. Well, so last time you were told that even if Saturn is in 11th house, तो वो Saturn 11th house सब खत्म कर देता है. लोभी बना देगा आपको बहुत लो. ज्यादा, ओके. ग्रीडी। ओके. ग्रीडी बना देगा. हाँ, और मतलब लाइक रिजल्ट्स भी पॉजिटिव नहीं मिलेंगे गेन्स के. बिकॉज थोड़ी सी, हाँ। आई वाज रीडिंग वन बुक. तो उसमें हाँ, हाँ। उन्होंने उन्होंने एक ऑप्शन दिया कि इफ सैटर्न इज इन 11th हाउस एंड इफ इट इज इन अनुराधा नक्षत्र. आई थिंक अनुराधा नक्षत्र मून का नक्षत्र है या सैटर्न का नक्षत्र है. अनुराधा नक्षत्र देखना पड़ेगा मुझे. सैटर्न का ही है मेरे ख्याल। सैटर्न का ही है. उन्होंने बोले उसमें लिखा हुआ था सर कि अगर सैटर्न इज 11th हाउस, एक ऑप्शन उसके लिए बस यही है कि अगर इफ इट इज इन अनुराधा नक्षत्र देन इट डज नॉट गिव इट्स मेलेफिक रिजल्ट्स. मैंने कहा मैंने पढ़ा था, लेट मी जस्ट शेयर इट विद यू. बट अनुराधा नक्षत्र क्या सैटर्न का ही है या मून का है? नहीं, मेरे ख्याल से सैटर्न का ही है। अनुराधा सैटर्न का ही है. या अनुराधा इज रूल्ड बाय शनि। शनि ना. तो हाँ हाँ, तो केपी के हिसाब से बड़ा स्ट्रांग हो जाता है, खुद का नक्षत्र लॉर्ड हो जाता है वो। हाँ हाँ तो अब एक्चुअली मैम क्या है ना, हम लोग अभी जो जिस इस लेवल पे जो सीख रहे हैं ना, दैट इज ऑल वेरी वेरी जेनेरिक थिंग्स दैट वी आर टेलिंग अबाउट, सो दैट वी गेट अ फ्रेंडशिप विद प्लैनेट्स, विद हाउसेज एंड एवरीथिंग। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि अभी जो हम इस लेवल पे जो सीख रहे हैं ना, उसको हमें बहुत मतलब एक गॉस्पेल ट्रूथ की तरह नहीं लेना चाहिए, बिकॉज बहुत चीज़ें डिपेंडेंट हैं अदर फैक्टर्स पे। कुंडली एज सच वी नो कि इट्स कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस हाउसेज, वेरियस प्लैनेट्स, वेरियस राशिज। एंड पराशरी में तो इतने वेरी ट्रू. एक्सेप्शंस हैं ना, इतने एक्सेप्शंस हैं पराशरी में कि कुछ भी चीज़ को। तो अब जनरली मैं आपको एक सैटर्न का बड़ा अच्छा रूल बताता हूँ। जब आप नवांशा देख रहे हो या दशांशा देख रहे हो, सो दोज हु डोंट नो व्हाट इज नवांशा, नवांशा कुंडली इज बेसिकली अबाउट योर मैरिड लाइफ। लग्न D1 एंड नवांशा इज D9। तो अगर ऐसे में सैटर्न थर्ड या एट्थ हाउस में आ जाता है, तीसरा भाव या आठवां भाव, आठवां भाव हम जानते हैं ना अंत का है, और आठवें से आठवां तीसरा भाव है, एट्थ फ्रॉम एट्थ इज थर्ड हाउस। तो ऐसे में जब सैटर्न तीसरे आठवें में आ जाता है और अगर सैटर्न की दशा चलती है, तो जनरली आप देखोगे बड़ी इजी प्रिडिक्शन हो जाती है डिवोर्स की। सेपरेशन ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ इज सीन फ्रॉम थर्ड एंड एट्थ हाउस इफ सैटर्न इज प्लेस्ड ओवर देयर। सिमिलरली D10 जो हमारे प्रोफेशन का होता है, जॉब का होता है, अगर उसमें सैटर्न आपको थर्ड या एट्थ हाउस में मिल जाता है, तो या तो आपकी जॉब चेंज होगी या आपको वो कंपनी वाले पिंक स्लिप पकड़ा देंगे, चाहे रीज़न कुछ भी हो। अभी एक मेरा फ्रेंड है, उसको बोला गया कि यू हैव टू गो टू मुंबई, बट हिज पेरेंट्स आर ओल्ड एंड ही कैन नॉट गो टू मुंबई, तो ही हैज़ टू लीव द जॉब। सो इस तरह की चीज़ सैटर्न देता है थर्ड एंड एट्थ हाउस में, D9 एंड D10 में। वो पढ़ेंगे हम लोग अभी, वी विल स्टडी दैट। चारू जी, गुड मॉर्निंग। म्यूट हैं आप। सॉरी, डिले हो गया, थोड़ा लेट हो गया। हाँ, आपकी वजह से सब लोग। मिलन जी, गुड मॉर्निंग, जय माँ। सो मृत्युंजय जी, मेरा इसमें 11th हाउस में शनि और केतु है, तो आप बोल रहे थे उसका कैसे इफेक्ट रहेगा? 11th हाउस और 11th हाउस का सैटर्न थोड़ा सा आदमी को, अब ग्रीडी वैसे तो बड़ा बुरा शब्द है, बट एक पॉजिटिव ग्रीड भी होता है। जैसे आप संतुष्ट नहीं होते अपने काम से, अपनी लर्निंग से, तो आपको लगता है और तो इसमें क्या होता है कि समटाइम्स यू माइट ओवर डू थिंग्स टू गेट समथिंग। लाइक फॉर एग्जांपल, आप घर की मान लीजिए आपको एक ग्रीड हो जाती है कि मेरे को इस घर में संतुष्टि नहीं है, आई नीड अ बिगर हाउस। तो उसको प्राप्त करने के लिए आप और अपना नौकरी में टाइम वेस्ट करोगे या और अपने मेंटल टेंशन दोगे, तो अल्टीमेटली क्या होता है कि 11th हाउस का शनि आपको परेशान करने लगता है बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर डिजायर ऑफ योर्स। सो वो डिजायर और ग्रीड मिलकर ना एक बड़ा आपके जीवन में टर्मोइल क्रिएट कर देता है। अच्छा, सपोज सडनली आपको ऐसा लगे कि मेरा बच्चा शुड बी वेरी एथलेटिक। अब बच्चे का थोड़ा सा रुझान, मान लीजिए बच्चा थोड़ा सा आलसी है, बट यू वांट हिम टू बी वेरी वेरी एथलेटिक, सुबह 4 बजे उठ जिम जा, बच्चा वो, तो क्या होगा, आपके और बेटे के बीच में थोड़ा सा डिप्रेशन आ जाएगी, बच्चा आपके साथ बैठना पसंद नहीं करेगा, अच्छा, आपको देखना पसंद नहीं करेगा। तो दैट्स व्हाट सैटर्न डज। मैं ये नहीं बोलता कि सैटर्न बहुत लालची बना देता है, बट लालच क्या है, हमारी डिजायर का बिगड़ा हुआ रूप ही तो लालच है। जब हमारी डिजायर बहुत ज्यादा हो जाती है तो वो लालच का रूप बन जाती है। अब जैसे कई बार ऑफिस में आपने देखा है या कॉलेजेस में देखा है कि आपको कोई लड़की पसंद आ जाती है,
तो पहले वो डिजायर होता है कि अच्छा शी इज ब्यूटीफुल, अब आप क्या करते हो, वो आपने देखी ना शाहरुख खान की फिल्म डर, उसमें वो उसके किरण उसके बिल्कुल पीछे पड़ जाता है वो कि या हाँ, तो मेरी नहीं हुई तो किसी की नहीं होगी, मैं मार दूंगा। दिस इज व्हाट डिजायर टर्निंग इनटू लालच। अच्छा, ये 11th हाउस का सैटर्न दे देता है, किसी चीज के पीछे आपको ऐसा पागल कर देगा कि आप बिल्कुल। लेट्स स्टार्ट, हमारे पास आज टाइम ठीक, कम है, कवर ओके सर। टॉपिक्स बहुत ज्यादा सॉरी सॉरी, इसमें एक और ओपिनियन ऐड कर देता हूँ जस्ट। तो 11th हाउस का सैटर्न, उसकी एस्पेक्ट जो पड़ती है, तीसरी एस्पेक्ट लग्न पे पड़ती है, सातवीं एस्पेक्ट 5th हाउस पे पड़ती है, और 10th एस्पेक्ट उसकी जो है 8th हाउस पे पड़ती है। तो लग्न में जब शनि की एस्पेक्ट पड़ रही है, तो एज मेंशन्ड लाइक शनि इज ग्रीड, तो उसका इंट्रिंसिक Makes you नेचर lazy also. यस लेजी हो सकता है। ओके, 5th हाउस बच्चों से, मतलब उस हाउस, उस पर्टिकुलर हाउस में अपने कर्म, पूर्व जन्म के कर्म पेंडिंग है, लेके आया है, उसमें अच्छा। एफर्ट्स करवाएगा। ओके, ओके, एंड 8th हाउस पेन, सफरिंग, लॉन्जिटिविटी देगा, वो इतनी लंबी उम्र देगा कि आपको कर्म करना पड़ेगा उस उम्र तक। देयर विल बी सफरिंग्स। ओके, दिस इज अनदर ओपिनियन। थैंक यू सर। ओके जी, तो एक बार गायत्री मंत्र करके एंड देन वी स्टार्ट। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। Jai Ma. Okay, Amit ji, we'll start with exaltation, debilation first, and then 7th and 8th house. Okay, quite interesting topic, exaltation, debilitation. When I started my journey into astrology, I was confused for a long time. याद करना पड़ा कि ओके, इसको इस तरीके से याद करो, इस पे exaltation होता है, इस पे debilitation होता है, क्यों होता है? The logic was not there. Probably I was not able to find, even whom I learned, they were also not able to render. But कौन सा प्लैनेट कहाँ पे exalted, debilitate होता है, इसका एक रेशनल है, there is a logic behind it. बिफोर वी स्टार्ट दैट, आई वुड रिक्वेस्ट कि अगर आप एक काल पुरुष की कुंडली बना ले तो आसानी होगी। Yes, sir. Okay, done. So let's see the first house. So last हमने जब पुरुषार्थों की बात की थी, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, then when we talk about the qualities like first house fire, second house earth, air, water respectively. So first house, we say the sun is exalted. Sun is exalted in Aries, Mesh mein, which is ruled by Mars, a fiery sign. Right? Mars is warrior, courage, governance. Sun कहाँ पे exalted होगा? Sorry, I skipped one part. What is exaltation? पहली चीज तो I forgot the definition. Exaltation is जहाँ पे आप, you are extremely happy over there. You feel extremely good. So you can always ask कि अगर ऐसा है तो सन अपने घर पे exalted क्यों नहीं होता है? It's not necessary that you are 100% at your home, right? Few people enjoy working in office. या फिर आप पूरा दिन थक के आए, उसके बाद few people just want to go to the gym and they are happy over there for that 1 hour, right? So what makes you happy? इसी तरह planets का भी ऐसा जरूरी नहीं है कि वो अपने हाउस में ही हैप्पी होंगे. They can be exalted where they feel they get fulfillment, what they desire the most. आप जब अपनी हॉबी कर रहे होते हो, जब आप
मृत्युंजय जी को 2 घंटे यहाँ पे सुन रहे होते, यू आर exalted, right? Most exalted. You enjoy those lectures. So it's the same thing. So where the planet feels happy, fulfilled, balanced, that is called exaltation. Debilitation is just opposite. जहां पे आप fulfillment, आपको उस चीज की क्रेविंग है, डिजायर है, कमी है आपको उस चीज की लाइफ में जो आप चाहते हो, there you feel debilitated. You can apply that to yourself also. आपको कुछ करना है, आपको इस लेक्चर में आना है, but unfortunately you have been pulled out. अरे रिलेटिव आ गए हैं. Somewhere you don't feel happy inside. You feel low. That is debilitation. Now coming back to Sun, Aries. Sun is exalted. The reason is Sun, if we say first, आत्मा का कारक है, पहले घर में है. दूसरा, फायरी साइन है. It's comfortable over there. Third, Sun wants to rule. Sun rules. कहाँ पे कंफर्टेबल रहेगा, कहाँ पे फुलफिलमेंट रहेगा. सन को जो राजा है, अगर आप उसको गवर्न करने को बोलोगे, he'll be happy, right? That is why Sun is exalted in first house. So far good, we are good. Any confusions? अब जो प्लैनेट जहां पे exalted होता है, उसके ठीक अपोजिट में debilitated हो जाता है. और जैसे जैसे वो उस हाउस की तरफ बढ़ता है, उसकी पावर जो है, जिसको चेष्टा बल कहते हैं, वो कम होती रहती है जैसे जैसे वो डेबिलिटेशन साइन पे पहुंचता रहता है. सो सन विल गेट डेबिलिटेड इन 7th sign, Libra, which is of Venus. Right? अभी एक क्वेश्चन आप ये कह सकते हैं कि वैसे तो फिफ्थ साइन जो है वो भी फायरी साइन है, या धर्मा का साइन है, या 9th है, वहां पे भी फायर है, वहां पे भी धर्मा है, वहां पे सन एक्सॉल्टेड क्यों नहीं है? राइट, दैट कैन बी ए क्वेश्चन कि 1 पे ही क्यों है, 5th पे और 9th पे क्यों नहीं है? बोबो इस ड्रॉर में रखी है, राइट, चेंज उस ड्रॉर में रखी है बाबू, वो फर्स्ट ड्रॉर, नॉट दिस द अदर वन. कल्पना मैम म्यूट कर लीजिए. आई एम सो सॉरी. सो 5th जो साइन है वो सन का अपना साइन है, एज आई मेंशन, इट्स इन हिज ओन हाउस. और 5th हाउस क्या क्या रिप्रेजेंट करता है अगर आप देखो, स्पेकुलेशंस, राइट, लव अफेयर्स, ऑल दोस थिंग्स आर आल्सो रिप्रेजेंटेड बाय 5th हाउस, जो कि राजा को शोभा नहीं देता है. सेम 9th हाउस, सजिटेरियस, जैसे मैंने बोला आत्म कारक है, राजा है, फर्स्ट विल बी टू गवर्न. 9th में क्या है? नॉलेज भी है. नॉलेज इज नेसेसरी इफ रिक्वायर्ड. सो राजा के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है? गवर्नेंस है. दैट्स द रीजन सन इज एक्सॉल्टेड एट 1 एंड डेबिलिटेड एट 7. अभी हम 7th पे देखते हैं. विल गो इन पेयर्स. सन अगर 1 में एक्सॉल्टेड है, 7 जो है लिब्रा, ये किसकी राशि है? वीनस, राइट? 7th is Venus, right? Venus has 2 rashis, Taurus and Libra. Libra is the Mool Trikon Rashi also of Venus, right? Venus is pleasure. Pleasure किसको चाहिए? किस planet को do you think will need pleasure? If you see at Saturn is what? Labor class. Right? Labor class people, your servants, people who work hard labor, hard work and all those things. अब एक लेबर को आप पूछो क्या चाहिए उसको. फॉर एग्जाम्पल आपके यहाँ सर्वेंट है, वो आती है, काम करती है पूरे साल, दिवाली में आप उसको एक अच्छी सी साड़ी दे देते हो. She feels exalted, she feels very happy. Venus is that pleasure, a materialistic pleasure, right? So एक लेबर कास्ट है, he will do all the hard work,
उसके बाद वो शाम को क्या करता है? he will want to enjoy कि मैंने 8 घंटे हार्ड लेबर किया है. He is not enjoying that hard labor. No one enjoys that, right? He will need pleasure, satisfaction at the end of the day. TV देखता है, right? He goes for entertainment, desires, दारू पिएगा. He'll look out for sex and other things, whichever gratifies his senses. So 7th house, the house of Venus, is where Saturn feels exalted. The labor class feels exalted. इसका मतलब ये है कि Saturn will feel debilitated at Aries, the first house. क्योंकि उसको धर्म से कोई मतलब नहीं है, उसको गवर्नेंस से कोई मतलब नहीं है. आप बोलो राइट चलना है, आप बोलो 150 kg उठाना है, he will do all those things. He is nowhere concerned with governance. So we saw the group. Aries में सन exalted रहता है, उसके अपोजिट में सन debilitated रहता है, वहीं पे Saturn exalted हो जाता है और Aries में, मेष में Saturn debilitated हो जाता है. This is the first pair we spoke about. Any questions? Can I ask something, please? Yeah, please. Yeah. जैसे आपने अभी कहा था कि सन के लिए आपने कहा था कि वो एरीज में एग्जॉल्टेड है, राइट? लेकिन आपने कहा था कि वो 5th राशि में जो कि लियो की है और 9th राशि जो कि सेजिटेरियस की है उसमें एग्जॉल्टेड नहीं होता. मुझे 5th का समझ में आया, लेकिन 9th का कैन यू प्लीज रिपीट? 9th में क्यों वो एग्जॉल्ट नहीं है? 9th किसका हाउस होना चाहिए आइडियली? 9th हाउस है किस चीज का? नॉलेज का, हायर नॉलेज का. Yes. जो कि Yes. आप वेद शास्त्र पढ़ने जा रहे हैं, उसका हाउस है, राइट? और किसका हाउस है? रिलीजन का हाउस है, लॉन्ग जर्नीज का हाउस है. Yes. राजा का प्राइमरी, राजा कैन गो फॉर हायर लर्निंग, राइट? बट दैट विल नॉट बी हिज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी. Okay. As per responsibility. अगर एक राजा है, he wants to go for education, शास्त्र वो सब पढ़ना चाहता है, जैसे जनक राजा थे, that is different. But primarily he will want to have governance. Yes. Got it. Thank you. So sir, governance उसको फर्स्ट हाउस से ही मिलेगा क्या? मतलब फर्स्ट हाउस में he'll feel exalted ऐसे? बिल्कुल, आप बहुत अच्छा क्वेश्चन है राजेंद्र जी. आप let's apply it somewhere else. Can he get governance at pick a sign. आप कोई भी साइन चूज कर लीजिए. So basically, Any other sign you अगर feel? अपन काल पुरुष में देखें तो it is the head and the brain. So वो rule कर रहा है, तो that would be king only, and that is sun. और फर्स्ट हाउस आत्मा का भी है, आत्मकारक है. आत्मकारक है. Just to add, सन भी आत्मकारक है. एक्चुअली सन एक राजा है. आप देखो मंगल की राशि में वो क्यों वो होता है. दुनिया में सपोज अमेरिका है, अमेरिका के पास क्या है? सबसे ज्यादा हथियार है, सबसे भयानक आर्मी है, सबसे भयानक एयरफोर्स है. जिसका कमांडर इन चीफ या जिसकी आर्मी या जिसके हथियार सबसे मजबूत होंगे वो दुनिया पे राज करेगा. दैट इज व्हाई सन बीइंग अ किंग वांट्स टू हैव मोस्ट ड्रेडेड आर्मी एंड मोस्ट ड्रेडेड कमांडर इन चीफ. दैट्स व्हाई सन गेट्स एक्सॉल्टेड इन मेष राशि. एक इसमें वैलिड क्वेश्चन था राजेंद्र जी का. लेट्स से कि हम कहते हैं कि 10th साइन व्हिच इज कैप्रिकॉर्न. कैप्रिकॉर्न शनि का साइन है, लेबर है वहां पे, राइट? वहां पे सन क्यों नहीं रूल करता है? वहां पे भी तो एक्सॉल्टेड हो सकता है. सो व्हाट इज सन रूलिंग ओवर? इट्स रूलिंग ओवर मार्स, वॉरियर्स, एलीट क्लास पीपल, नॉट द लेबर्स. सर तो सैटर्न के साथ हो ही नहीं सकता because they are both inimical planets to each other. Exactly. Wow, That is one more point. Exactly. You can never be comfortable in 10 or 11 sign. Yes. So सर मेष पे मतलब वो एक मंगल की राशि, तो मंगल की दूसरी भी राशि है. मंगल की दूसरी राशि है स्कॉर्पियो, जो कि पिटी हुई राशि है. वहां पे पेन और सफरिंग है. अच्छा. वहां पे अंधकार है. प्लस राजेंद्र जी वो जड़ तत्व राशि है. हाँ. सन इज फायर. फायर को आप
पानी से मिला दोगे फायर खत्म हो जाएगी, इसलिए वो Correct. वहां नहीं जाना चाहता। करेक्ट सन को जल से कोई मतलब नहीं है, उसको फायर ही चाहिए। फायर ही चाहिए। करेक्ट। और अंधेरा भी है वहां पे। Amit ji, question for basic understanding we will keep the nakshatras aside, right? ये ऊंच नीच के लिए। हाँ। नक्षत्र जब हम एक एक करके नक्षत्र लेंगे, अंडरस्टैंडिंग होगी, देन वी कैन कोरिलेट दिस टू एक्सॉल्टेशन एंड डेबिलिटेशन। ओके, सो आई अज्यूम सन एंड सैटर्न इज क्लियर। Yeah. Yes. लेट्स टेक नेक्स्ट ग्रुप। अभी मैं केंद्र में ही रिवॉल्व करूंगा। लेट्स टेक द नेक्स्ट ग्रुप, राशि नंबर 4 and 10। सो नाउ लेट्स कम टू राशि नंबर 10, मकर। इट हैज अ कोरिलेशन, अभी हमने बात किया इसलिए। सो मकर में मार्स एक्सॉल्टेड होता है। अब आप कोरिलेट करो इसको। जो आर्मी में सोल्जर्स होते हैं, सिपाही होते हैं, उनको डिसिप्लिन करना होता है, उनको बेसिक ट्रेनिंग देनी होती है। उसके लिए दे डोंट इन्वॉल्व ऑफिसर्स, राइट? जूनियर ऑफिसर्स आर इन्वॉल्व। सो मार्स को क्या चाहिए? मार्स, व्हेन विल मार्स गेट फुलफिल्ड? इट नीड्स डिसिप्लिन। मार्स भी गवर्न कर रहा है, लेकिन not the elite class, the lower class. Supervisor. Mars is like a supervisor. So Mars is exalted at 10th house. It feels fulfilled over there. So 10th house because वहाँ पे लेबर क्लास है and सेनापति wants to rule labor, ऐसे कुछ है। सेनापति के अंदर डिसिप्लिन, सेनापति के अंदर सोल्जर्स होते हैं। हाँ। You tell them लेफ्ट जाओ, राइट जाओ, इसको मार दो, वापस आ जाओ। They will just follow your orders. Correct. Right? So that is the reason why Mars is exalted over here. Now Makar Rashi जो है, it's a earth sign. So there is no contradiction. Earth and fire can go hand in hand. और मंगल पे भूमिपुत्र है ना, सो आई मीन भूमिपुत्र है, कुजा है, भूमिपुत्र है, सो फुलफिलमेंट है वहां पे। और मार्स दिग्बल भी होता है 10th हाउस में। एग्जैक्टली। सन, मार्स, जुपिटर, they all have दिग्बल at 10th house. Saturn also. Opposite to that, 10th sign is 4th sign. 4th में Jupiter is exalted. जुपिटर को चाहिए क्या? Why only at Cancer? 4th house is of mental peace also. राइट? 4th हाउस जनता का घर भी होता है। गुरु को चाहिए, अगर गुरु को आप जनता नहीं दोगे तो वो गुरु रहेगा नहीं, राइट? गुरु नीड्स ऑडियंस। पीपल लाइक राहुल कौशिक, आलोक खंडेलवाल, मृत्युंजय जी, दे नीड ए ऑडियंस, राइट? देन ओनली थिंग्स विल हैपन। सो गुरु इज, and 4th sign is a sign of water, emotions. It's not a fiery sign, and it's a sign of moksha also. So all the criteria जो कि गुरु को चाहिए वो आपको 4th sign पे मिलेंगे। That's the reason Guru is exalted at 4th sign. So we covered 1, 4, 7, 10, all the kendras. Any questions on 4 and 10? अभी उसके सामने वो नीच के हो जाएंगे ना, गुरु एंड मंगल। Exactly. जहाँ पे गुरु एक्सॉल्टेड है उसके अपोजिट में वो नीच के हो जाएंगे। और सेम वेज मार्स 10th साइन में एक्सॉल्टेड है तो 4th साइन में डेबिलिटेटेड हो जाएगी। मार्स को इमोशंस पसंद नहीं है, रोना धोना पसंद नहीं है, उनको डिसिप्लिन है। आर्मी में अगर आप सोल्जर्स
आपको इमोशंस इमोशंस के साथ काम लोगे तो आप काम नहीं ले पाओगे, उनको डिसिप्लिन में नहीं ला पाओगे, राइट? बिल्कुल। और जुपिटर मकर में इसलिए होता है क्योंकि आम लोगों में ज्ञान नहीं बांट पाते, ऐसा ऐसा कुछ नहीं। शनि है। अब लेबर क्लास के पास आप जाओगे, आओ आपको एस्ट्रोलॉजी सिखाएं, प्लैनेट सिखाएं, वो कहेंगे भाई आप छोड़ो, कुछ एंटरटेनमेंट, कुछ ठुमका उमका है तो बताओ आप, 8 PM हो चुका है, चखना है तो बताओ आप, मैं दिन भर मेहनत करके अभी ज्ञान सुनने नहीं आया हूँ, राइट? that's what the yes, how correct. they will react. So next we'll go to अच्छा, एक चीज, जैसे जुपिटर हमने एग्जॉल्ट कहा कैंसर में, और जुपिटर डेलिबरेटेड है मकर राशि में, ठीक है, राइट? मकर राशि इज अर्थ एलिमेंट। तो जैसे कि कुंभ राशि, कुंभ इज एयर एलिमेंट, तो हम एलिमेंट के हिसाब से भी देखें तो भी हमें मैच करना रहता है, इज दैट सो? जैसे कुंभ में क्यों नहीं है? कुंभ तो शनि की राशि है। कुंभ इज अर्थ एलिमेंट ना? कुंभ इज अर्थ एलिमेंट, हाँ, मकर इज अर्थ एलिमेंट। हाँ, so fire earth air water, fire earth air water, fire, जो त्रिकोण होता है वो all are fire, so Sagittarius is fire, so Kumbh becomes earth. 11th number राशि which is Kumbh, right? Oh, sorry, Kumbh is air, correct? Kumbh is air. Kumbh is air, Is है air. ना? So what my question is, जो सैटर्न है नहीं, जो जुपिटर है वो मकर के अंदर which is 10th नंबर राशि, उसमें क्या होता है? डेलिबरेटेड हो जाता है, ठीक है? तो हम शनि, जैसे आपने बताया, बहुत ही अच्छा एग्जांपल है कि वो क्यों सुनेगा ना, शनि वाले लोगों को क्यों सुनना है, लेबर क्लास पीपल को, व्हाई दे वांट टू नो। हाउ अबाउट इन कुंभ देन? इवन कुंभ इट्स अ एयर एलिमेंट, बट सिंस इट इज शनि का राशि ना। वेरी गुड क्वेश्चन। अब आप बताओ कुंभ क्या है? एयर एलिमेंट है, ठीक है, एलिमेंट एयर है, हाँ, लेकिन 11th इज अबाउट डिजायर, ये राइट? ओह ओके, गुरु को नहीं चाहिए, गुरु को नहीं चाहिए डिजायर, he is beyond desires. उसको क्या चाहिए? मेंटल पीस चाहिए, उसको साधना चाहिए। So and Guru also wants emotions to connect with people, so Cancer is the best rashi for that. So if you see, all the criterias are fulfilled by 4000. और moreover every planet से 7th house पे ही debilitate करता है. If planet is exalting it for number 4, it will debilitate in number 10 only. वो 11 या 12 में जाकर debilitate नहीं करेगा, वो हर अपने exaltation राशि से 7th house में debilitate करता है. Why it is? So that's the best thing which we are learning right now. Like, what's the funda behind it? आप ट्राई करो कि ओके जुपिटर को 6th हाउस में क्यों नहीं है, जुपिटर को 7th हाउस में क्यों नहीं एक्सॉल्ट हो सकता है? इफ यू पुट इट विद ऑल द जो भी आपके बेसिक्स है, क्या एलिमेंट है उनका, क्या क्वालिटीज है उस पर्टिकुलर राशि की, उस पर्टिकुलर हाउस के, तो आपको फील होगा नहीं, जुपिटर इज वेल प्लेस्ड इन 4th हाउस with all the criteria fulfilled. So fulfillment वही मिलता है जब आपको हर चीज मिलती है। Okay, let's take Mercury. Mercury is exalted in 6th sign. स्वराशि है Mercury की, and this is the more mature than the 3rd one, than Gemini. So that's the reason Mercury is exalted. Mercury क्या है? It's all about outdoor sports, mathematics, calculation, all those things, right? So Mercury feels exalted in 6th sign. Mercury के opposite Venus. Venus feels exalted in 12th house. So Venus is fulfillment, finds fulfillment over here. It's beyond lust and desire over here. जो
वीनस डेबिलेटेड या वीनस खराब होता है वो ज्यादा शो ऑफ करता है, वो ज्यादा दिखावा करता है. एक्सॉल्टेड प्लैनेट्स होते हैं, दे आर फुलफिल्ड, दे नीड नॉट टू, राइट. सो गुरु के पास नॉलेज है, अगर वो एक्सॉल्टेड है तो अगर आप पूछोगे तो बता देगा. लेकिन जिसका गुरु एक्सॉल्टेड नहीं है या डेबिलेटेड है, वो बिना पूछे ही बहुत कुछ बताएगा. तो दैट इज हाउ प्लैनेट्स बिहेव. या फिर वो बताएगा ही नहीं, हम ये भी कह सकते हैं अगर गुरु नीच का है तो, या वो जरूरत से ज्यादा बता देगा. जरूरत से ज्यादा बताएगा, झूठ भी बताएगा. अच्छा, ओके. So similarly, Venus, as I mentioned, exalted in 12th house of meditation. It's beyond bed pleasures there. यहाँ पे भक्ति भाव में होता है Venus. So that's the reason Venus is exalted in 12th sign. Mercury debilitated क्यों है 12th sign में? Mercury is debilitated in 12th sign. Mercury is Because 12th हाउस हमारे मोक्ष का कारक होता है, तो वहाँ पे वीनस 12th Mercury sign. वहाँ पे वीनस because Mercury is gathering of anything. Mercury wants more and more, right? So moksha and Mercury will not match. That's how. Yeah, so Mercury is your brain, calculations, intelligence. और 12th sign किसका है? जुपिटर का, गुरु का. तो मरकरी जब गुरु के पास जाएगा तो he has to leave whatever he has learned, everything aside, then only he can get moksha, right? 12th house. Jupiter के पास wisdom है, but Mercury has to empty itself. So Mercury is debilitated at 12th house. Last one is Moon. Moon is exalted in 2nd house. मून इज माँ. माँ को खाना बहुत पसंद है. फैमिली, माँ को पसंद क्या है? फैमिली. माँ को बोलना बहुत पसंद है. फूड, फैमिली, स्पीच. 2nd house. She feels exalted with her family. माँ से आप फैमिली अलग कर दो, अपने बच्चे और पति अलग कर दो. Will she feel happy? Exalted? माँ से आप किचन अलग कर दो, बोलो कि नहीं आप खाना ही मत बनाओ, तुम बाहर का ही खाते रहोगे, तुम्हें मेरे हाथ का खाना ही अच्छा नहीं लगता है. आजकल के बच्चे. She feels good in kitchen. So Moon is exalted in 2nd house. She feels her life force over there. Moon is debilitated in 8th house. मन को आप एक ऐसी जगह भेज दोगे जहां पे उसको कुछ दिखेगा ही नहीं, तो सोचेगा क्या? सोचने को कुछ है ही नहीं उसके पास. डर में रहेगा, अंधकार में रहेगा, डरा सा रहेगा वहां पे. उसको ये रहेगा कि अब अगले पल क्या होगा. So Moon doesn't likes that. So Moon is debilitated in 8th house. So वृश्चिक में मून इज इन कांस्टेंट फियर, राइट? वो मन को अफेक्ट करता है ना. और आज भी मतलब वृश्चिक में ही है इन ट्रांजिट. आप मिलन जी, आप ऐसा सोचो कि आपको एक गुफा में या कहीं पे अकेले जाने को बोल दिया जाए, आप चले भी जाओगे करेज करके, मार्स को लोगे आप और चलोगे, लेकिन अंदर क्या होगा आपको? मून आपका क्या रहेगा? आपका मन, आपका माइंड काम करना बंद कर देगा बिल्कुल, डर के मारे, राइट? यू विल बी इन कांस्टेंट फियर कि अब पीछे से कोई है तो नहीं, आगे से कोई है तो नहीं, क्या आएगा? यू आर नॉट नोइंग. यू विल नॉट एंजॉय दैट. दैट्स द वर्स्ट थिंग वेयर मून वांट्स टू बी. If we say in terms of element, like because 8th Rashi is water element also, so the water element also increases, the emotions increases, so we can connect it that way also. इमोशंस को Dirty water, no?
वो गंदा पानी हम कहते हैं 8th हाउस हाँ एक एक That's all. 4, 8, 12 ये तीनों ना जलीय राशि हैं। 4th राशि इज लाइक रिवर का पानी, स्वच्छ बिल्कुल सुंदर माउंटेन का पानी। 8th है नाले का पानी और 12th है समुद्र का पानी। तो चंद्रमा इतना स्वच्छ ग्रह है कि उसको जब वो 4th हाउस में मतलब जब वो 8th हाउस में जाता है ना, 8th राशि में, तो वो गंदे नाले में चला जाता है। एवरीथिंग इज ब्लैक, स्मेली ब्लैक। तो चंद्रमा वहां पे कभी कंफर्टेबल नहीं होता। दैट इज द रीजन 8th राशि में चंद्रमा इज डेबिलेटेड। इसको गंदे नाले को आप रुका हुआ पानी भी कह सकते हो। रुका हुआ पानी कभी फ्रेश नहीं होता है। 12th में सागर है, 8th में रुका हुआ पानी, 4th में बहता हुआ पानी। अभी मैं इसको एक और चीज से कनेक्ट करूंगा। आपने देखा है जो साधु सन्यासी होते हैं वो स्नान कहाँ पे करते हैं? हमेशा बहते हुए पानी में करते हैं, विच इज 4th हाउस। सो जुपिटर इन 4th हाउस, अगेन देयर इज अ कनेक्शन। और सर सेम लाइक वाटर व्हाट यू सेड, एक गंदा पानी एक वो समुद्र का पानी, वैसे ही फायर अर्थ का भी कुछ है ऐसा, मतलब फायर फर्स्ट वाला ऐसा है? फायर तो फायर है, उसका एक ही काम है। फायर में कोई कैटेगरी नहीं है। फायर में हम कंट्रोल्ड कह सकते हैं, जैसे फर्स्ट हाउस की कंट्रोल्ड फायर है, लियो साइन की कंट्रोल्ड फायर है, मेष की नहीं है। लाइक दैट वी कैन से, मतलब कम आग ज्यादा आग थोड़ी आग। हाँ वैसा मतलब कुछ। हम ये कह सकते हैं ना कि भाई जो मेष है वो कैसी फायर है, वो बस फैलती रहती है कि ना किसी का सुनना है ना समझना है, बस काम करना है अपना, ये आग काम ना हाथ में रुकने नहीं वाली खत्म आग करना है। ना रुकने हाँ, वाली ना आग। रुकने, हाँ सॉरी, एक और लियो जो है महाराष्ट्र के एक ज्योतिष हैं, अमित क्या नाम है उनका, जिनकी किताब हम पढ़ते रहते हैं, गौरीश बोरकर? नहीं बोरकर नहीं, जो दूसरे हैं, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा। उन्होंने बहुत ब्रिलियंट आंसर दिया है मिलन जी के क्वेश्चन का। सो फर्स्ट हाउस इज फायर, 5th हाउस इज फायर एंड 9th हाउस इज फायर। पहली जो आग है ना फर्स्ट हाउस की, दैट इज एंगर की आग, क्रोध की अग्नि, बिकॉज इट्स रूल्ड बाय मार्स। 5th हाउस जो आग है ना, दैट इज रूल्ड बाय सन, इट इज राज्य करने की अग्नि। मेरा डिजायर कितना है दुनिया पे हुकूमत करने की, मैं कितना राजसिक अग्नि है वो, हाउ टू रूल पीपल। एंड 9th हाउस इज जुपिटर, ज्ञान की अग्नि, मेरे अंदर ज्ञान प्राप्त करने की कितनी अग्नि है। तो इन तीनों अग्नियों को उन्होंने मतलब मैं उनका नाम भेजूंगा उनको, आप सुनोगे ना, ही इज ब्यूटिफुली प्रेजेंटेड ऑल दीज एलिमेंट्स। सो फर्स्ट फायर इज क्रोध अग्नि, 5th इज सूर्य, में भी अहंकार की आग, दुनिया पे रूल करने की आग, कॉन्फिडेंस की आग, और 9th की आग है ज्ञान की आग, मतलब आग है पर वो ज्ञान प्राप्त करने की। तो दिस इज हाउ यू डिफरेंशिएट अग्नि आल्सो। इसको मैं थोड़ा सा और ट्वीक करता हूँ। सो जैसा फर्स्ट है खुद को पाने, द फायर टू find yourself. That is why we all are born on this earth, right? To know yourself. 5th is the fire of creativity, to create something. We humans are there to create. We create every moment. जैसे अभी आपने एक क्वेश्चन पूछा, मृत्युंजय जी ने एक आंसर दिया, वी आर क्रिएटिंग एवरी मोमेंट। 9th में जो है द फायर ऑफ नॉलेज, इसको ऐसे भी कह सकते हैं, फर्स्ट इज योर प्रेजेंट, 5th your past, 9th your future. Thank you, sir. Okay, so that covers all the planets. Now only Rahu Ketu. राहु केतु में दो अलग अलग मत है कि वो कहाँ पे एक्सॉल्टेड होते हैं और डेबिलिटेटेड होते हैं। तो पहला मत ये है कि राहु जो है टॉरस में एक्सॉल्टेड होता है, और it gets debilated in Scorpio. केतु की स्वराशि मानी जाती है स्कॉर्पियो, और केतु इज डेबिलेटेड एट 8th हाउस, सॉरी एक्सॉल्टेड एट 2nd हाउस। दूसरा मत यह है कि राहु इज एक्सॉल्टेड इन जेमिनी, मिथुन राशि, एंड डेबिलेटेड एट Sagittarius.
So कैन यू Gemini, प्लीज रिपीट, एक बार ये प्लीज रिपीट कर देना दोबारा, सेकंड वाला जो आपने बताया. Rahu is exalted at Gemini. Gemini is courage, air element, जहाँ पे desires can effectively work in air element. Courage is required. Rahu is courage only. Adventure, Rahu loves adventure. So ये सारा third house से connect होता है. Initiation. So that is the reason Rahu is exalted at Gemini. And So third house and और पहला वाला कौन सा हाउस बोला आपने राहु का? Third house Taurus. and Taurus. अच्छा. Second and पहला जो opinion है that is exalted at Taurus. Second opinion exalted at Gemini. okay. Mithun basically. Yeah. And Rahu is debilitated at Sagittarius as per the second opinion. Sagittarius, house of religion, मंदिर. राहु को आप बैठा दो मंदिर में, how will it feel? एक गुंडे को अगर आप मंदिर में बैठा दो, he'll not feel comfortable over there. अच्छा, एक बात है, मतलब जितने भी हाउसेस हैं, 1 से लेके 12 हाउसेस और 1 से लेके 12 राशियां, कितनी रिलेटेड, मतलब को रिलेटेड है ना, सब कुछ मिला हुआ लग रहा है, जैसे सब कुछ जैसे फर्स्ट राशि, सेकंड राशि, थर्ड राशि, लाइक एज पर हाउसेस. The It's way all we have understand this is with the houses, Rashi with connection with houses, and that's the way we can never forget. Thank you. Parashar Rishi was super intelligent. वो 12 राशि उन्होंने 12 घर ऐसे बनाए हैं कि you can just start thinking, do the connections, सब कुछ सामने ऐसा लगता है कि वो it's all connected. अच्छा, एक चीज और मैं कह रही थी, आपने ये एग्जॉल्ट का तो बताया था और आपने डेबिलिटेड का भी बताया था, लेकिन इट वाज नॉट वेरी क्लियर टू मी. कैन यू प्लीज एक्सप्लेन इट अगेन? डेबिलिटेड प्लैनेट अगर होता है तो क्या प्रॉब्लम होता है, एक बार. Debilitated planet वो वहां पे जाके उस पर्टिकुलर हाउस में वो कंफर्टेबल नहीं होता है, फुलफिलमेंट नहीं होती है. So that is what debilitation is. अगर मेरा काम है, जैसे मैं गुरु हूँ, मेरा काम है लेक्चर देना, बट इफ यू put me at a place where I'm not comfortable, अगल बगल हल्ला है, I'm not able to focus, so will I be able to deliver it? No, right? No. So वो चीज है, the comfort is not there, the fulfillment Powerless हो जाता is not there. So गुरु फोर्थ हाउस में exalted होता है, तो फोर्थ हाउस में रहेगा गुरु तो बेटर रिजल्ट देगा. अगर 10th हाउस में रहेगा तो बेटर रिजल्ट नहीं देगा, ऐसे बोल सकते हैं कि कैसे? ऐसा बोल सकते हैं. लेकिन हम ये बोल सकते हैं उस हाउस के लिए डिजायर भी रहेगा, जहाँ पे वो डेबिलिटेड है, क्या उस हाउस के लिए डिजायर भी रहेगा? विल इट बी डिजायरफुल, और या फिर हम खाली यही समझे हमें साइन देखना है, हमें साइन देखना है. उसका स्ट्रेंथ जो है वहां पे कम हो जाएगा. जैसे गुरु फोर्थ में एक्सॉल्टेड है, 10th हाउस में आते आते जब ट्रांजिट भी अगर हम देखते हैं 10th, वहां पे वो उसका चेस्ट बल जो है बहुत वीक हो जाएगा, तो वो डिलीवर नहीं कर पाएगा जो उसको करना चाहिए एक्चुअली. आपने केतु के लिए क्या बोला था? हाँ, वो मुझे पूछना था, वो मतलब राहु जिधर उच्च का है उधर ही नीच का होगा ना केतु, अपोजिट में. सो जैसे फर्स्ट मत के हिसाब से टॉरस, राहु इज एक्सॉल्टेड इन टॉरस एंड डेबिलिटेड इन स्कॉर्पियो. केतु इज exalted in its swarashi, which is Scorpio, and debilitated in Rishabh. Yes, debilitated in Rishabh. बेसिकली केतु 8th and 9th हाउस में exalted रहेगा. Yes. 8th and 9th हाउस में exalted है. तो केतु एक spiritual planet भी है, so 8th house उसकी स्वराशि है, occult and everything happens over there, it's happy over there, and 9th is like related to spiritualism, religion, all those things, so it's exalted over there. So that covers the exaltation and debilitation for all the planets. Thank you, Amit ji. Thank you. Very nice and easy explanation. Okay. Thank you so much. So last time हमने 7th house का व्यापार वाला मॉडल किया था, but 7th house में the most important aspect of 7th house is marriage and relationship. So this class we will cover marriage and relationship.
सर उसके पहले एक्चुअली वो जो बिजनेस मॉड्यूल और बिजनेस का अपन ने किया था ना, हाँ हाँ उसमें राहुल कौशिक सर ने एग्जाम्पल दिया था जो मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूजन है, मुझे समझा बताइए नहीं। कौन सा। इसमें जिसमें 7th हाउस में कन्या राशि की कुंडली में सन एंड वीनस है, तो सन के लिए उन्होंने बोला था लॉस एंड पार्टनरशिप होगा, तो मुझे वो पॉइंट समझा नहीं कि वो क्यों है। सन के लिए लॉस इन पार्ट। आप बनाओ कुंडली प्लीज, सब लोग कुंडली बनाइए एक, वर्गों की 6th राशि की लग्न में, 6th राशि in लग्न and sun and Venus in 7th house. डन, बना लिया सबने? ओके सन, ओके 10 seconds। कुंडली बहुत साफ बननी चाहिए आप लोगों की, सारे स्क्वायर्स और रेक्टेंगल बड़े सिमेट्रिकल होने चाहिए, क्योंकि ये हमारी पूजा है, ये गणेश जी हैं हमारे, तो कोई भी गंदी कुंडली नहीं बनाएगा। आज से बनाओ, प्रैक्टिस करो ताकि बिल्कुल सिमेट्रिकल हो। ओके, सन एंड वीनस इन 7th हाउस। Okay, now if you look at this kundali, could you tell me sun is lord of which house? 11th house No, और 12th house, 12th house sir, 12th house। so 12th house का लॉर्ड आके 7th में बैठ गया, ऐसा व्यक्ति पार्टनरशिप करेगा तो उसको लॉस नहीं होगा तो क्या होगा? 12th इज लॉस, 7th इज पार्टनरशिप, 12th लॉस हो गया। लेकिन इसकी रेमेडी क्या देंगे हम लोग, खुशबू जी? फॉरेन में किसी के साथ अगर आप किसी विदेशी को अपना पार्टनर बना लो तो आपको लॉस नहीं होगा, या आप दिल्ली में रहते हो तो किसी चेन्नई के बंदे को अपना पार्टनर बना लो, आपको लॉस नहीं होगा। आप दिल्ली में रहते हो, मुंबई के बंदे को अपना पार्टनर बना लो, आपको लॉस नहीं होगा। सर तो कोई भी 12th हाउस का लॉर्ड अगर 7th हाउस में रहेगा तो उसको पार्टनरशिप में लॉस होगा? 100% होगा, अनटिल अनलेस वो उसकी रेमेडी कर दे, वो प्लैनेट्स को अलाइन कर दे, ठीक है ना। और इसमें आप देखो कि वीनस कहाँ का लॉर्ड है? 9th हाउस का और सेकंड एंड 9th हाउस का। 2nd and 9th, ब्यूटीफुल। मतलब इस Venus पार्टनरशिप में इतना लक आएगा और इतना पैसा आएगा, जबरदस्त पैसा आएगा। अगर वो सर इनको ये भी रिकमेंड कर सकते हैं कि बिजनेस पार्टनरशिप में ना करें। हाँ, अगर 12th लॉस बैठा है तो आप बिल्कुल कर सकते हो। आप उससे पूछो कि डू यू हैव एनी कनेक्शन इन फॉरेन कंट्री वेयर यू कैन मेक समबडी एज योर पार्टनर। वो बोलता है नहीं, तो हम बोलेंगे सॉरी, देन यू डोंट गो फॉर पार्टनरशिप, बिकॉज निश्चित आपको लॉस होगा। अपना ही और बिजनेस अपने आप करो। अगला क्वेश्चन आप लोगों से है, पहला जो आंसर देगा उसके लिए तालियां पिटेंगी। किस वजह से पार्टनरशिप में लॉस होगा? व्हाट विल बी द रीजन ऑफ लॉस? हु विल टेल फर्स्ट? बिकॉज ऑफ ईगो। अरे एक्सीलेंट चारू जी, प्लीज। बिकॉज मैंने आपसे क्या कहा है कि यू नेवर हैव टू मिस आउट ऑन द कारक तत्व ऑफ द प्लैनेट। सन का एक ही कारक तत्व है, बिकॉज इट्स अ क्रूर ग्रह है, स्वाभिमानी है। वो स्वाभिमानी, अति स्वाभिमानी, ईगोइस्टिक, अहंकारी बनाएगा। वो कहेगा मेरी ही बात मानी जाएगी पार्टनरशिप। ये आवाज किसी बच्चे की कहाँ से आ रही है? बट सर ऐसा क्यों, मतलब सर एक्चुअली माय ग्रैंडचिल्ड्रन आर हियर, तो वो थोड़ा सा डिस्टरबेंस है। लवली लवली लवली। नहीं, नो प्रॉब्लम मैम। हाँ राजेंद्र जी, सॉरी, बोलिए। नहीं, ये मेरे को रवि 7th हाउस में है, तो आपने कुंडली बनाई है? हाँ, बनाई है आपने। देखिए रवि 7th हाउस में, पर लॉर्ड कहाँ का है? 12th का है। 12th इज व्हाट? लॉसेस। रवि क्या करता है? रवि ईगोइस्टिक बना देगा आपको। 7th हाउस इज पार्टनरशिप। 7th हाउस हमारे पार्टनर का घर है ना, तो पार्टनरशिप में रवि क्या देगा? ईगो देगा। तो किस वजह से आपकी पार्टनरशिप में लड़ाई होगी? बिकॉज ऑफ ईगो। ओके। और शुक्र 2nd and 9th का है। हाँ, ये अच्छा दे रहा है आपको। अच्छा, शुक्र बहुत अच्छा दे रहा है। ओके, समझ गया। बिकॉज ऑफ द हाउस लॉर्ड ऑफ द हाउस वेयर इट इज। ओके, एब्सोल्युटली। ओके, चलें जी आगे। ओके, नाउ वी विल कम टू एवरीबॉडीज फेवरेट टॉपिक, मैरिज, 7th हाउस। तो आप सीधा सीधा एक चार्ट बना लो, मेष राशि का एक चार्ट बना लो, आल पुरुष की कुंडली बना लो। अगर हम इस कुंडली को समझ गए ना,
तो हमारा मैरिज एकदम से क्लियर हो जाएगा खटाक से। तो हमें एक एक दो दो पढ़ने की जरूरत ही नहीं, हम इस कुंडली को समझेंगे और मैरिज क्लियर। और 7th हाउस में आप राहु, जुपिटर, मार्स और मरकरी बिठा दो, 4 प्लैनेट्स। वैसे वाई 7th हाउस सो इम्पोर्टेंट हमारी लाइफ में? पराशर ऋषि ने 2 कारण दिए हैं बहुत महत्वपूर्ण। पहला कारण है कि लग्न जो है ना वो शिवा माना गया है और 7th हाउस शक्ति मानी गई है। तो आपकी शक्ति है आपका पार्टनर। मैंने आपसे बहुत बार बोला है कि हम लोग मैथ्यूनी सभ्यता का हिस्सा है। वी रिप्रोड्यूस थ्रू इंटरकोर्स। दिस इज मैथ्यूनी सभ्यता। तो फॉर एवरी इंटरकोर्स यू नीड 2 पीपल। तो आपके सामने वाला जो पार्टनर है वो आपको रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। तो आप अगर शिव हो तो सामने वाला शक्ति है। आप अकेले से बच्चा उत्पन्न नहीं कर सकते हो, यू नीड समबडी एल्स। दैट एल्स, वो सृष्टि का रचनाकार इज योर पार्टनर। इसीलिए 7th हाउस इज सो इम्पोर्टेंट। एंड द अदर रीजन इज, व्हाट इज 10th हाउस? 10th हाउस इज योर स्टेटस, करेक्ट? 10th हाउस प्रोफेशन बाद में है, स्टेटस पहले है। बिकॉज प्रोफेशन आते ही आपका स्टेटस बढ़ता है सोसाइटी में। आपकी नौकरी लगती है तो आपका स्टेटस बढ़ता है। इसीलिए 10th हाउस इज स्टेटस। 10th हाउस को इसीलिए गवर्नमेंट समझा जाता है, स्टेटस समझा जाता है। 10th से 10th क्या होता है? प्लीज काउंट करो आप चार्ट में। 7th 10th से 10th, एवरीबॉडी प्लीज काउंट। व्हाट इज 10th फ्रॉम 10th? 7th हाउस। 7th हाउस। मतलब मैंने क्या बताया था भावत भावों में, जिस हाउस से जितना आप गिनते हो ना वो उस हाउस की मैक्सिमम रिजल्ट देता है। तो 10th हाउस का मैक्सिमम रिजल्ट आपको कहाँ मिलता है? 7th 7th हाउस। अब आप एक केस इमेजिन करो कि एक जज साहब हैं, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। बाहर उनकी कितनी इज्जत है, उनको लोग क्या बोलते हैं? माई लॉर्ड, मी लॉर्ड, लॉर्ड करके बुलाते हैं उनको। और घर में आते ही उनकी बीवी उन्हें चप्पलों से मारती है। उस बंदे के स्टेटस का क्या हो रहा है? इफ हिज वाइफ इज नॉट रिस्पेक्टिंग हिम, उनका बाहर का सारा स्टेटस खत्म हो गया, जीरो हो गया। वो आदमी जिंदगी भर इस चीज पे पछताता रहेगा कि मैं बाहर तो ये हूं और घर में आते ही मेरा ये हाल हो जाता है। और ऐसी कोई बड़ी बात नहीं कि हिंदुस्तान के बहुत से जज साहब लोगों को उनकी बीवियां अच्छे से सेट करती हैं। तो इसीलिए पराशर ऋषि ने इसको 10th से 10th, यानी आपका रियल स्टेटस ना आपके घर में पता चलता है। आपने देखा है बाहर आदमी बड़ा गुस्सैल होता है, आपका ये मेरा बॉस है, ही इज वेरी एंग्री, और घर में आते वो भीगी बिल्ली बन जाता है। घर पे किसी उसका जोर ही नहीं चलता। ही इज फ्रस्ट्रेटेड विद हिज डोमेस्टिक एनवायरनमेंट। एक और तरीके से लिंक करता हूँ, ये सब चीजें बहुत ध्यान से सुनना। आर 4th हाउस इज व्हाट? सुख स्थान, कंफर्ट, कंफर्ट, हाउस ऑफ कंफर्ट, मदर का घर। 4th से 4th क्या है? 4th से 4th 7th हाउस। हमारे सुखों की वृद्धि या हमारे सुखों का सुख स्थान क्या है? कोई भी डोमेस्टिक एनवायरनमेंट आप देख लो, अगर हस्बैंड वाइफ की मिलती बनती नहीं है, वहां का डोमेस्टिक एनवायरनमेंट कैसा होता है? इसीलिए एस्ट्रोलॉजी में मैरिज मैच मेकिंग एक अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है। हम प्रोफेशनल मैच मेकिंग नहीं करते हैं कि इस कंपनी को ज्वाइन करूं तो गण मिलान करें, कुछ नहीं। लेकिन जब अब 2 लोग शादी करने जाते हैं ना तो हम लोग गुण मिलान करते हैं। दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ 7th हाउस एंड इट फॉल्स फॉर एवरीथिंग। इट फॉल्स फॉर योर पार्टनरशिप, इट फॉल्स फॉर 7th हाउस। आपके कस्टमर्स भी हैं। 7th हाउस आपका ओपन एनिमी है। हस्बैंड का ओपन एनिमी उसकी वाइफ होती है, वाइफ का ओपन एनिमी मतलब सबसे ज्यादा हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे को क्रिटिसाइज करते हैं। क्या है आप जुराबे इधर फेंक देते हो, टॉवल आपकी इधर रहती है, अंडरवेयर आप कभी धोते नहीं हो, ऐसी बोलती है वाइफ। या हस्बैंड वाइफ को बोलता है क्या तुम करती रहती हो, सारा टाइम किट्टी पार्टी में रहती हो। सो दे आर ओपन एनिमीज। कैसा बोलते हैं कि कैटरीना कैफ इज कास्टेड ऑपोजिट सलमान खान। विद सलमान खान कोई नहीं बोलता, इट्स ऑलवेज casted opposite Salman Khan because they are partners in that movie. So please understand the importance of 7th house. Always study 7th house very, very carefully in anybody's chart.
आपको अगर उसका हैप्पीनेस, रियल हैप्पीनेस देखना है ना, 4th हाउस विल टेल यू हैप्पीनेस, 4th से 4th 7th हाउस विल टेल द रियल हैप्पीनेस। आदमी एक्चुअली में खुश है कि नहीं है, दैट विल बी टोल्ड बाय द 7th हाउस। ओके, आपने चार्ट बना लिया। राहु अब आप मरकरी, देखो, राहु, जुपिटर, मरकरी, मार्स। विकास जी, आपको सब क्लियर हो रहा है ना? कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा आपकी तरफ से? तो मैं आई एम थिंकिंग दैट यू आर नहीं, वेरी अरे क्लियर। गुरुजी प्रणाम, ऐसा कुछ नहीं है, जैसे ही आएगा मैं अपने आप शुरू हो जाऊंगा। ओके, थैंक यू। अब देखिए, जुपिटर कहाँ का लॉर्ड है? 9th and 12th, 9th and 12th. ठीक है, आप लिख लीजिए जुपिटर लॉर्ड ऑफ 9th एंड 12th। मार्स इज लॉर्ड ऑफ 1st and 8th. फर्स्ट एंड एट। वेरी गुड, 1st and 8th। मर्करी इज लॉर्ड ऑफ 3rd house and 6th house. 3rd house and 6th house। एंड राहु इज लॉर्ड ऑफ 11th house. वेरी गुड। राहु की राशि 11 नंबर होती है, प्लीज आप लोग नोट कर लें। राहु को 11 नंबर का को ओनर बनाया गया सैटर्न के साथ। शनिवत राहु, कुजवत केतु। अब मुझे कोई बताएगा कि इस व्यक्ति के साथ चल क्या रहा होगा? कहां के लॉर्ड्स आके 7th हाउस में बैठ गए हैं? 3, 6, 8, 12। 3rd हाउस, 6th हाउस, 8th हाउस, 12th हाउस। सर फर्स्ट और 9th पे है ना? फर्स्ट और 9th में बिल्कुल है, 1st और 9th में। बट आप देखो ना, यहाँ पे जुपिटर जो है ना, वो मेलेफिक ग्रहों के बीच में फंस गया है। राहु इज मेलेफिक, मार्स इज मेलेफिक, और मरकरी क्या है? मेलेफिक के साथ मिलके मेलेफिक हो गया है। बराबर। तो जुपिटर के जो अच्छे प्रभाव है ना, वो बिल्कुल खत्म हो गए हैं। एक पूरा कॉन्सेप्ट है योग कारक जिसको बोलते हैं, उस पर हम आएंगे। बट अभी आप समझ लो कि जुपिटर इज पावरलेस इन दिस चार्ट बिकॉज इट इज सराउंडेड बाय मेलेफिक्स। अब इसके घर में क्या हो रहा है? 3rd का लॉर्ड 7th में, मतलब इसकी वाइफ कैसी होगी? 3rd हाउस इज व्हाट? पराक्रम, कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन, पराक्रमी, क्रोधी। क्रोधी। इसकी वाइफ इतना कम्युनिकेट करती होगी, इतना बोलती होगी, इतना बोलती होगी, इतना बोलती होगी कि ये मतलब बहुत दुखी है, क्योंकि इट इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ राहु एंड मार्स। शी इज वेरी एग्रेसिव। ओके, 6th हाउस का लॉर्ड भी 8th में 7th में बैठ गया। क्या हो रहा होगा? 6th हाउस इज व्हाट? 7th से 12th क्या बोलते हैं इसको? मतभेद, वैचारिक मतभेद। हस्बैंड वाइफ के विचार मिलते ही नहीं है। 8th हाउस का लॉर्ड मार्स बैठ गया आके। 8th हाउस क्या है? प्रेशर हो रहा है, प्रेशर, स्ट्रेस, सब कुछ हो रहा है इसके हाथ में। तो इस आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि 7th हाउस, ऑलवेज चेक 7th हाउस। 6, 8, 12 के लॉर्ड्स तो 7th हाउस में नहीं बैठे हैं, या त्रिशडाय लॉर्ड। व्हाट आर त्रिशडाय लॉर्ड? 3, 6, 11, 3, 6, 11, ये त्रिशडाय लॉर्ड्स होते हैं। अगर इन हाउसेस के लॉर्ड्स आपके 7th हाउस में आपको किसी भी चार्ट में दिखाई देते हैं ना, आपको बहुत केयरफुल हो जाना है कि इनकी मैरिड लाइफ में कुछ तो इशू चल रहा है। और वो इशू भयानक कब चलेगा? जब उनमें से किसी प्लैनेट्स की दशा आरंभ हो जाएगी। तो इस व्यक्ति की लाइफ में, अच्छा, इन सब में सबसे भयानक ग्रह कौन सा है चारों में से? मार्स। मार्स, मार्स, ओके। मरकरी। मरकरी, ओके। सर वो एक बार आप राहु सर, का बता। सर राहु राहु होगा बिकॉज वो अपने से 8th में बैठा है। एक्सपांड कर रहा है सब कुछ। यस राजेंद्र जी, एक्सीलेंट आंसर। बिकॉज राहु इज इन द 7th हाउस। राहु का एक शब्द में आप समझ लो, तिल का ताड़ बनाना राहु का काम, राई का पहाड़ बनाना राहु का काम। आर्ग्यूमेंट होगी दूध के ऊपर और चली जाएगी तुम्हारे माँ बाप के ऊपर। आर्ग्यूमेंट होगी शॉपिंग के ऊपर, चली जाएगी तुम्हारे मामा मामी। शादी में तुम्हारे मामा मामी ऐसे पहन के आए थे। मतलब राहु का यही काम है, एक्सपेंशन ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, एक्सपेंशन ऑफ मतभेद, एक्सपेंशन ऑफ फाइट, लिटिगेशन, सब कुछ करा देगा राहु। बिकॉज राहु को मजा किसमें आता है? चीजों को बढ़ाने में। राहु चीजों को बढ़ाता है, सिंपल। तो इसमें सबसे खतरनाक ग्रह राहु है। यहाँ पे जितनी भी प्रॉब्लम्स हो रही है ना, सबको एक्सपैंड करेगा राहु।
सर ये चार्ट हस्बैंड या वाइफ किसी का भी हो सकता है ना? किसी का भी हो ना, क्या दिक्कत है? हाउ डज इट मैटर? उनके स्पाउस का तो यही हाल चल रहा है इस टाइम पे, या उनकी मैरिड लाइफ का तो यही हाल चल रहा है। क्लियर है जी? इसमें कोई प्रॉब्लम? सर क्या रेमेडी होगा? कर देंगे वो राहु का सर, वो 11 Very good कैसे बन गया? राहु 11th राशि रूल करता है ना राहु। और केतु का, केतु कौन सी राशि रूल करती है? मैंने बताया ना, कुजवत, मंगल की तरह 8th राशि। मंगल की भी कौन सी? अच्छा 8 स्कॉर्पियो। हमेशा याद रखो, शनिवत राहु, कुजवत केतु, कुजवत के कुजवत के कुजवत केतु के SR के, शनिवत राहु SR, कुजवत केतु के SR के। ये सुंदर रिंगटोन किसका है? ओके ओके, रेमेडी क्या होगा? इसकी रेमेडी क्या होगी? ओके, तो अब एक एक केस लेते हैं। सपोज 6th हाउस का लॉर्ड 7th में चला गया। देखने से क्या समझ में आ रहा है हमको कि भैया हस्बैंड वाइफ में मतभेद बहुत होंगे। अब इसकी रेमेडी आपके पास कोई आता, आप क्या रेमेडी दोगे? आप 6th हाउस को एक्टिवेट कर दो। कैसे एक्टिवेट करोगे? अगर आपको किसी कुंवारे व्यक्ति के चार्ट में ये दिखाई देता है तो हम उसको क्या सजेस्ट करेंगे कि द पर्सन whom you get married should be either a doctor or a lawyer or somebody who is into a service industry, because रोग रिपु ऋण, रोग क्या हुआ? डॉक्टर, रिपु क्या हुआ? बैंकिंग सेक्टर, लोन, और ऋण क्या, सॉरी रिपु क्या हुआ? लिटिगेशन, वकील, और ऋण क्या हुआ? एनीबडी हु वर्क्स इन अ बैंकिंग सेक्टर और लोन। तो ऐसे व्यक्ति से अगर वो शादी करेगी तो उसका 6th हाउस मटेरियलाइज हो जाएगा। Why there are max? ऐसा भी कह सकते हैं कि बीवी का सर्वेंट बन के रहो। That is the first rule, अमित जी, that is the first rule। इसीलिए लक्ष्मी के मतलब बीवी को लक्ष्मी का अवतार माना गया है। That is the first rule, that is the first rule। Okay, next 8th हाउस। सर मैरिड बंदा रहेगा तो क्या रहेगा? ये तो आपने नॉन मैरिड वाले का बोल दिया, डॉक्टर लॉयर के साथ शादी करो। अगर मैरिड बंदा रहेगा तो फिर वो सेकंड वाला है ना, मैरिड बंदा, अगर मैरिड बंदा रहेगा तो मतलब वही 6th हाउस इज सर्विस, 7th हाउस इज वाइफ, तो वाइफ की सर्विस करो। बेसिकली काफी कुछ देख सकते हैं हम लोग, जैसे एस्पेक्ट किसका पड़ रहा है या एक्चुअली में किस चीज से प्रॉब्लम हो रहा है। तो मैरिड आदमी को भी हम क्या बोल सकते हैं? अब जैसे मान लो वाइफ, हाँ वाइफ बहुत खतरनाक है, तो वाइफ को किसी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन में लगा दो जहाँ पे वो जाके अपनी सेवाएं दे। मान लो दिन भर वाइफ जाके सपोज किसी वृद्धाश्रम में अपनी सेवाएं देती है। दिन भर जब वृद्धाश्रम में वो सेवाएं देखेगी, दिन भर देने के बाद जब वो घर आएगी तो वो इतनी थकी हुई रहेगी कि उसके अंदर एनर्जी नहीं होगी हस्बैंड से लड़ने की। 6th हाउस क्या कहता है? 7th से 12th है ना, मतलब दूर भेजो, बराबर, घर से थोड़ा दूर भेज दो वाइफ को। तो ऐसी रेमेडी करो जिसमें वाइफ दिन भर एंगेज रहे, किस चीज में? सेवा में। तो दिस इज द रेमेडी। ओके, 8th लॉर्ड इन 7th, क्या रेमेडी करेंगे हम लोग? 8th लॉर्ड इन 7th, एस्ट्रोलॉजर से शादी करा दो, किसी ऑकल्ट साइंस के जानने वाले से शादी करा दो, R&D वाले से शादी करा दो, इंश्योरेंस वाले से शादी करा दो। और अपनी जायदाद बीवी के नाम कर दो। हाँ, वेरी गुड। 8th लॉर्ड इन 7th, सबसे अच्छी रेमेडी। 8th हाउस इज मेडिटेशन। आप किसी के चार्ट में भी अगर आपको 8th लॉर्ड इन 7th एंड दे हैव प्रॉब्लम्स, टेल बोथ हस्बैंड एंड वाइफ टू स्टार्ट डूइंग मेडिटेशन। 8th हाउस इज साधना, 8th हाउस इज डीप नॉलेज। टेल हस्बैंड एंड वाइफ टू स्टार्ट लर्निंग न्यूमरोलॉजी, और ये काम करती है, ट्रस्ट मी। आप सिंपल बोलो कि मैम आप कोई सस्ती सी न्यूमरोलॉजी की क्लास ले लो, उस दिन से उनके रिलेशन में सुधार आ जाएगा। 12th लॉर्ड इन 7th, रेमेडी क्या दोगे आप? डेलिब्रेट सेपरेशन। 12th लॉर्ड इन लॉन्ग टर्म डिस्टेंस, मतलब लॉन्ग डिस्टेंस से शादी करो, दूर से। हाँ, शादी अपने घर के आसपास नहीं होती, दूर। किसी फॉरेनर से शादी कर लो, फॉरेनर या अवे फ्रॉम दिस थिंग, दिल्ली की है तो लड़की चेन्नई में शादी कर ले। और अगर शादी के बाद ये प्रॉब्लम होती है तो वी डू अ डेलिबरेट सेपरेशन। प्लैनेट्स क्या कह रहे हैं? थोड़े दिन के लिए सेपरेट हो जाओ।
तो हस्बैंड कहीं ट्रांसफर लेके अकेला रहे, वाइफ को घर पे छोड़ दे, होगा क्या, जब दोनों के बीच में डिस्टेंस होगा तो हस्बैंड विल लॉन्ग फॉर वाइफ एंड वाइफ विल लॉन्ग फॉर हस्बैंड, एक दूसरे को कम देखेंगे तो उनके अंदर प्रेम जागेगा, एंड देन दिस प्रॉब्लम विल बी रिजॉल्व। नहीं तो अल्टीमेटली तो डिवोर्स के थ्रू सेपरेशन हो ही जाएगा। ओके, अब क्विकली sorry, Mrityunjay. यस 12th house is bed pleasures also, right? And 12th house and 7th house are interconnected. more bed pleasures, More bed pleasures. So, every day have bed pleasures, that is also one of the remedies। because- हस्बैंड एंड वाइफ की आप देखना, हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में जब भी मनमुटाव होगा ना, आप अपनी लाइफ को खंगाल के देख लो, आपके और आपके हस्बैंड के बीच में फिजिकल रिलेशनशिप कम हो जाएगा। फर्स्ट थिंग इट इफेक्ट्स इज, मतलब यू कांट इवन टच योर वाइफ और वाइफ विल नॉट टच यू। पहला इफेक्ट आपके फिजिकल बेड प्लेजर्स पे पड़ता है। तो 12th हाउस 7th में है, आप मतलब अपना बेड प्लेजर्स बढ़ा दो, योर रिलेशन विल बी फाइन। 12th house What's is the- yoga and meditation also, so we can't say do couple yoga and Why not? Excellent, खुशबू जी, you make your own remedies। हमारे पास बहुत दिमाग है, हम कोई भी रेमेडी क्रिएट कर सकते हैं। बट साइकोलॉजिस्ट के पास भी जाते हैं ना जब हस्बैंड वाइफ, तो वो बोलते हैं ठीक है, व्हाई डोंट यू गो फॉर योर सेकंड हनीमून, you go to Himachal Pradesh or you go to any romantic place, because what will happen when you go to a romantic place, your sexual attraction will increase, and जब आदमी physical होता है तो फिर वो थोड़ा सा प्यार करने लगता है एक दूसरे को। So it's important, utilize the 12th house, utilize the bed pleasure। Very well said। सर 11th और 12th का लॉर्ड 7th में, लाइक शनि है जो 11th 12th में है, मतलब 11th का लॉर्ड अगर 7th में है, हाँ बहुत बढ़िया राजेंद्र जी। 11th का लॉर्ड 7th में है। 11th हाउस क्या होता है हमारा? व्हाट इज 11th हाउस? फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स, डिजायर्स का होता है। लड़ाई हो क्यों रही है? सपोज हस्बैंड वाइफ की कुंडली में 11th लॉर्ड 7th में बैठ गया, हो क्या रहा है, वाइफ की एक्सपेक्टेशन अपने हस्बैंड से बहुत ज्यादा है। हस्बैंड पूरे दिन नौकरी करके आता है, तब भी वाइफ क्या बोलेगी मालूम है, आपकी तनख्वाह 1.5 लाख रुपए है ना, इसमें खर्चा नहीं चल रहा, व्हाई डोंट यू डू सम अदर जॉब, सैटरडे संडे को आप ट्यूशन क्यों नहीं पढ़ाते हो, आई नीड मोर मनी। 11th हाउस कभी भी ध्यान देना, 11th हाउस सबसे खतरनाक हाउस, इट इज वेरी डेंजरस आउट। त्रिशडाया लॉर्ड है, 11th हाउस इज वेरी वेरी डेंजरस। मैंने बताया था ना 6th से 6th है, छठे से छठा घर है 11th हाउस। हमारे षड रिपुओं का भी मतलब, मैंने बोला ना 4th से 4th हमारा सुख है, तो दुश्मन का दुश्मन है। 11th हाउस हमें कहीं का नहीं छोड़ता। तो 11th लॉर्ड इन 7th, मतलब ऐसा हस्बैंड ऐसी वाइफ अपने पार्टनर से इतनी एक्सपेक्टेशन रखेगी, इतनी एम्बिशन रखेगी कि वो अपने पार्टनर को पागल कर देगी। आपने देखा ना, आई नो अ कपल, जैसे उनकी वाइफ को इंग्लिश बोलना कम आता है, उस हस्बैंड की लाइफ में बस यही समस्या है, वो हस्बैंड उसकी वाइफ को कहीं लेके नहीं जाता, किसी ऑफिस पार्टी में नहीं लेके जाता, किसी पब्लिक गैदरिंग में, बिकॉज ही इज अशेम्ड ऑफ हिज वाइफ। जस्ट बिकॉज़ उसको इंग्लिश नहीं आता, इसके लिए इंग्लिश नहीं आती, उसकी एक्सपेक्टेशन इतनी ज्यादा है अपनी वाइफ से कि जैसे बाकी लोगों की वाइफ बोलती है ना इंग्लिश, वैसे मेरी वाइफ भी बोले, एंड दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ देयर मैरिज। 11th लॉर्ड इन 7th, इट इज अ वेरी वेरी डेंजरस प्लेसमेंट, वेरी डेंजरस। इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि वाइफ के फ्रेंड जो हैं, मतलब उसके कान भरते हैं, बिकॉज 11th हाउस इज अबाउट फ्रेंड्स वो गेटिंग आदमी इन्वॉल्वड इन 7th हाउस। अपने सोशल सर्कल में इतना इन्वॉल्व होगा ना, उसके ऊपर घर से ज्यादा सोशल सर्कल का इन्फ्लुएंस रहेगा। वो पार्टनर बाहर से सुन के आएगा और अपने हस्बैंड के साथ या अपनी वाइफ के साथ लड़ाई करेगा। कई बार दोस्त यार आपको ज्यादा भड़का देते हैं, आप अपनी वाइफ की बात ही नहीं सुनते। आदमी शराब जो पीता है ना, घर वाले क्या कहते हैं, शराब मत पिया कर। आप बाहर जाते हो, दोस्त क्या कहते हैं, अबे 1 पैक से क्या होता है, पी लेना। तो अबे 2 से क्या होता है, 3 से क्या होता है, 1 सिगरेट से क्या होता है। जनरली फ्रेंड्स का यही स्टेटमेंट होता है, जनरली यही होता है स्टेटमेंट। क्या हो गया यार, एक पैक से क्या हो जाएगा। आप अपने बच्चों पे हमेशा निगाह रखो, जो बच्चे जवान हो रहे हैं, 18-20 साल के हो रहे हैं, वो उनको बिगाड़ने में सोशल सर्कल का बहुत हाथ होता है। बिकॉज सोशल सर्कल क्या करता है, प्रॉब्लम को बहुत छोटा करके बताता है। अरे 2 पैक से कुछ नहीं होता भाई, चढ़ती भी नहीं है। 1 सिगरेट से 1 पफ ले, अच्छा ले, क्या हुआ, 1 कश से कुछ नहीं हुआ, ले और छोड़ दे। अब उसने 1 बार सिगरेट पी, 2 बार, माँ बाप क्या करेंगे, माँ बाप एक ही कश पे 2 थप्पड़ लगाएंगे, ये क्या कर रहा है तू। फ्रेंड्स क्या बोलते हैं,
कुछ नहीं होता है, एक कश पी ले। हमेशा सोशल सर्कल आपको खराब करता है। अगर आप स्ट्रांग नहीं हो ना, सोशल सर्कल प्रॉब्लम को एकदम खत्म करके बताएगा, अरे कुछ नहीं है यार, क्या दिक्कत है। पुलिस वाले को आपने देखा है, कभी भी रोड साइड एक्सीडेंट होता है ना, और सपोज इंडिया का रूल क्या कहता है कि आपसे किसी का एक्सीडेंट हो गया, आप गाड़ी वहां से भगाओ मत, उस व्यक्ति को गाड़ी में डालो और हॉस्पिटल पहुंचा दो। बिकॉज अगर आप वहां से भाग जाते हो तो आपके ऊपर हिट एंड रन का केस बनता है, विच इज ऑलमोस्ट लाइक मर्डर। दोस्त यार क्या बोलते हैं, ठोक दे, चल निकल यहाँ से, हमेशा गलत राय देते हैं, भाग 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 यहाँ से। बट मदर फादर क्या कहेंगे, रुकते हैं, इसको हॉस्पिटल लेके चलते हैं, एटलीस्ट आप सेफ हो। चलो आपसे एक्सीडेंट हो गया, आपने कम से कम उसको हॉस्पिटल पहुंचा दिया। तो सोशल सर्कल इज अ वेरी इसीलिए 11th हाउस को बहुत डेंजरस माना गया। सबसे बड़ी बात है, हम अपने डिजायर्स के गुलाम हो जाते हैं। 11th हाउस बहुत डेंजरस हाउस है। केपी में 11th हाउस बाप है, 11 आ गया, किसी भी चीज में मौज करो आप। पराशरी में त्रिशडाय लॉर्ड, 11th हाउस से हाथ जोड़ लेते हैं सब लोग, कान पकड़ लो। 11th हाउस इज सो डेंजरस। ऐसे 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 जातक की इनकम जो है शादी के बाद बढ़ सकती है? बिल्कुल बढ़ती है, उसके डिजायर्स फुलफिल होते हैं, उसको घर मिलता है। तीसरे का सातवां क्या बताया था गुरुजी कि बहुत ज्यादा बोलने की वजह से? हाँ, 3rd हाउस का लॉर्ड अगर 7th हाउस में आ जाता है तो उसका पार्टनर बहुत कम्युनिकेटिव होता है, बहुत बोलता है, वो हमेशा चाहेगा कि दूसरे पार्टनर से बात करे। चलो स्टार्ट करते हैं। 2nd लॉर्ड 7th में आएगा, कौन देगा प्रेडिक्शन, क्या होगा? 2nd लॉर्ड इन 7th, what will happen, what will be the kind of partner? पार्टनर वुड बी फ्रॉम दी ओन फैमिली बैकग्राउंड, मतलब कुटुंब से कोई शादी होने के चांसेस है कुछ। हाँ, मतलब Rise of status तो also. फैमिली ओरिएंटेड पर्सन होगा जो अगर किसी- हाँ, physical- वैसे वाला फैमिली से आएगा। वैसे, हाँ, आदमी रहेगा, उसकी वैसे वाला लाइकिंग डिसलाइकिंग कैन बी अ गुड कुक काफी- आल्सो। हाँ, he will be interested in wealth accumulation. He will be very interested in eating a lot of different types of food. 2nd house is food. और बड़े मतलब उसकी फैमिली बहुत बड़ी होगी, कुटुंब उसका बड़ा होगा। 2nd हाउस का लॉर्ड, 3rd हाउस का लॉर्ड 7th में मीठा बोलने वाली, मीठा बोलने वाली। ये डिपेंड करेगा अमित ग्रह कौन सा है। अगर सैटर्न जैसा हुआ तो बहुत कर्कशा बोलने वाली होगी, बट कुछ ना कुछ राहु बोलने से जैसे हुआ सब तो मारने की। हाँ, मरने 3rd हाउस इन 7th, 3rd and 7th ज्यादा कम्युनिकेट करती होगी। वेरी गुड। और इजी प्रेडिक्शन, 3rd हाउस। सोशल सर्कल, पार्टीज टू मच ऑफ पार्टिंग टाइप। नहीं सर, मैम वो 11th हाउस हो गया ना, घूमने फिरने की शौकीन, ओके। Short travel, शॉर्ट partner. जर्नीज, शॉर्ट जर्नीज। वो हमेशा चाहेगी कि अच्छा चलो ना, थोड़ा आज इंडिया गेट घुमाते हैं, आज डॉल म्यूजियम घुमाते हैं, शॉर्ट जर्नीज। 3rd हाउस इज ऑल्सो अ वेरी डेंजरस हाउस। व्हाट इज 3rd हाउस? मैंने आपको बताया था, 3rd हाउस इज योर मेंटल इंक्लिनेशन। आप लोग 3rd हाउस को ना, मैंने आपको बताया था, 3rd हाउस इज हाउस ऑफ अट्रैक्शन। 3rd हाउस इज मैथुन भाव। आपका जो भी हम जो भी सेक्सुअल एक्टिविटी में जाते हैं ना, दैट इज बिकॉज ऑफ 3rd हाउस। पहले आपको अट्रैक्शन होता है, 3rd हाउस इज योर अट्रैक्शन। 3rd हाउस into 7th हाउस, your partner will be always attracted to opposite sex. It is not only because of his or her appearance, it might be कि सामने वाली, जैसे सपोज आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हो जिसकी नॉलेज बहुत अच्छी है, आप महिला हो, आप किसी पुरुष से मिले, उसकी नॉलेज बहुत अच्छी है, तो आप उसकी नॉलेज से अट्रैक्ट हो रहे हो। बट आप ये बात अपने हस्बैंड को बता के देखो, मेरे को एक बंदा मिला है और उसकी नॉलेज बहुत अच्छी है, अब मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। हाउ विल योर हस्बैंड फील? या आपको कोई महिला मिली है, आप उसकी नॉलेज से बहुत अट्रैक्ट हो, अपनी वाइफ को बता के देखो, अरे मेरे ऑफिस में एक लड़की आई है, उसकी नॉलेज बहुत अच्छी है, आई एम अट्रैक्टेड। 3rd हाउस इज योर मेंटल इंक्लिनेशन, योर अट्रैक्शन। सो 3rd हाउस का लॉर्ड इन 7th विल ऑलवेज बी अट्रैक्टेड टू ऑपोजिट सेक्स फॉर वेरियस रीजंस। 3rd हाउस को हम हॉबी तभी तो मानते हैं बिकॉज इट इज योर अट्रैक्शन। क्लियर हो रहा है, नहीं हो रहा? 3rd हाउस, बीवी आस पड़ोस से ही होगी कहीं? हाँ, बीवी नेबरहुड से हो सकती है। देखो बहुत शानदार निकल के आ रहा है, बीवी बहुत नजदीक की होगी। ओके, 3rd हाउस मुझे लग रहा है क्लियर नहीं है लोगों को। प्लीज आप लोग 3rd हाउस वापस जाके पढ़ो। 3rd हाउस में बहुत कुछ माल छुपा हुआ है। 3rd हाउस इन 7th, बीवी बहुत एग्रेसिव होगी। 3rd हाउस इज एग्रेशन। 4th हाउस इन 7th, माँ से बहुत ज्यादा बात करती होगी। वेरी गुड, एक्सीलेंट। दिन भर अपनी माँ को, मम्मी आज सुबह ये उठे,
इन्होंने बोला ब्रेकफास्ट बना दो, मैंने ब्रेड ऑमलेट बना ली, इन्होंने बोला मुझे पोहा खाना था, अब बताओ आपने कैसे पागल से शादी कर दी मेरी। और माँ भी बड़े सारा दिन अपनी माँ के साथ लगी रहेगी। दूसरी चीज, वाइफ और हस्बैंड बहुत नजदीक के होंगे, 4th लॉर्ड इन 7th, बिल्कुल घर के पास के ही होंगे, पहले से हो सकता है जानते भी हों। 4th हाउस इन 7th, शादी के बाद आपको रियल स्टेट का सुख प्राप्त होगा, गाड़ियों का सुख प्राप्त होगा। 5th हाउस इन 7th, बोलिए बोलिए बोलिए। मौत शौक करने वाली होगी या होगा? हाँ बहुत। 5th हाउस इन 7th, बेसिक प्रेडिक्शन इज लव मैरिज, वेरी सिंपल। 5th हाउस इज लव, 7th हाउस इज मैरिज, कम ऑन। 5th हाउस, 5th लॉर्ड इन 7th, आंख मीच के बोलो लव मैरिज है आपकी, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। 5th हाउस इन 7th हमेशा ध्यान रखना, ये कोई रूल नहीं है बट ऐसा देखा गया है जनरली। 5th हाउस इन 7th आपने लव मैरिज कर ली, लव मैरिज करते ही आपने अपने 5th हाउस को यूज कर लिया। लव मैरिज में 5th हाउस जब यूज हो जाता है तो शादी के बाद आपका प्यार कम हो जाता है। लव मैरिजेस में ज्यादा डिवोर्स होते हैं। आपने अरेंज मैरिज करी, 5th लॉर्ड इन 7th, आपका प्यार कब यूज होना होता है? शादी के बाद बढ़ता है धीरे धीरे, उसमें प्रॉब्लम कम आती है। बट लव मैरिजेस में ऐसा देखा गया है, बिकॉज 5th हाउस व्यक्ति ने पहले ही यूज कर लिया तो शादी के बाद 5th हाउस का यूज बचता नहीं है। तो आप देखना ज्यादातर डिवोर्स लव मैरिजेस में होता है। मेरे पास कोई आंकड़ा नहीं है बट आप लोग अपने आसपास देखोगे ना कि इनकी लव मैरिज हुई थी, इनकी डिवोर्स हुआ, बिकॉज उन्होंने अपना 5th हाउस ऑलरेडी कंज्यूम कर रखा था, तभी उनकी लव मैरिज हुई। तो कोशिश करो कि 5th लॉर्ड इन 7th, उसको बोलो आप अरेंज मैरिज करोगे तो अच्छा है, क्योंकि आपका 5th हाउस शादी के बाद कंज्यूम होगा। बट ये जेनेरिक, बहुत जेनेरिक प्रेडिक्शन है, इसको दिल पे लगा के और एकदम प्रेडिक्शन ठोकने नहीं लगना, फिर मेरे को गालियां दोगी, पांडे जी आपने ऐसे बोला और मैंने ऐसे बोल दिया तो ये हुआ। 6th लॉर्ड इन 7th हमने पढ़ ही लिया है। 7th लॉर्ड इन 7th, ब्यूटीफुल प्लेसमेंट। कोई भी लॉर्ड अपने खुद के घर में बैठ जाए, इतना सुंदर, इतना समझदार, इतना शालीन, इतनी अंडरस्टैंडिंग, इतनी सुंदर मैरिज होगी, कुछ कहना ही नहीं है। ब्यूटीफुल मैरिज। और सपोज ये मंगल हुआ तो 7th हाउस का लॉर्ड अगर मंगल है, कुछ भी होने दो, कुछ भी होने दो, वो अपने मंगल भी होगा तो घर का नुकसान नहीं करेगा, नुकसान थोड़ी ना करेगा। आप समझो ना इसका मतलब। वैसे हो गया वैसे तो अपने घर में ही आके बैठ गया, वो क्यों अपना घर खराब करेगा? अच्छा, कोई भी हो, किसी का बाप बैठा उसके अंदर, नहीं करेगा। तो जुपिटर अगर हो गया तो? हाँ, जुपिटर 7th हाउस में थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है, क्योंकि कारको भाव नाश सर। हाँ, कारको भाव नाशम, प्लस जुपिटर एक बहुत रिलीजियस प्लैनेट है। 7th हाउस का जुपिटर क्या करता है ना कभी इतना रिलीजियस या इतना चैरिटेबल या इतना वो हो जाता है ना, मतलब समाज के लिए बड़ा करने का शौक हो जाना, किसी गुरुजी के चक्कर में पड़ जाना। अब जैसे मैं एक कपल को जानता हूँ, आप लोग ब्रह्म कुमारी को जानते हो ना? हाँ। तो ब्रह्म कुमारी अगर आप ज्वाइन करोगे ना तो पहली चीज वो क्या बोलते हैं कि वाइफ के साथ नहीं सोना। अब हस्बैंड ने ब्रह्म कुमारी को बहुत सीरियसली ले लिया, अब उसने वाइफ के साथ सोना बंद कर दिया, क्या होगा उनकी मैरिड लाइफ में? ये जुपिटर की प्रॉब्लम है। तो जुपिटर 7th हाउस में थोड़ा सा केयरफुल होना चाहिए। डोंट ओवर ट्रस्ट योर गुरु, डोंट ओवर ट्रस्ट योर रिलीजन। कट्टर मत बनो रिलीजन के साथ कि अपनी बीवी को छोड़ के रिलीजन। किसी ने बोल दिया कि अब ऐसे कुछ व्रत होते हैं, हम लोग भी रेमेडी देते हैं कि 3 महीने आपको मतलब ब्रह्मचर्य का पालन करना है या 9 महीने ब्रह्मचर्य रहना है। अब 9 महीने आप ब्रह्मचर्य कर रहे हो तो वाइफ आपसे ऑब्वियसली खुश नहीं रहेगी। आपने तो व्रत उठा लिया कि मैं 9 महीने तक भैया वाइफ की शक्ल भी नहीं देखूंगा, तो दिस क्रिएट्स अ प्रॉब्लम। जुपिटर इन 7th हाउस एट टाइम्स थोड़ा सा आदमी को मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम देता है। So और सपोज अगर it will also depend on which lagna it is, right? that is अगर सामने वाला लग्न शनि लग्न है या मरकरी लग्न है तो शायद इतना इफेक्ट नहीं करेगा जुपिटर का 7th हाउस पे होना। बिल्कुल, कोई भी चीज हम तभी उसको कंक्लूड कर सकते हैं जब हम, हो सकता है 7th हाउस पे एस्पेक्ट ऐसे पड़ रहे हो वीनस के, तो वो नलीफाई हो जाए। और जुपिटर वैसे भी ना मतलब आप समझो कि पार्टनरशिप में भी क्या होगा, पार्टनरशिप में भी जुपिटर क्या बोलेगा, एक फाइटिंग स्पिरिट नहीं करने देगा। पार्टनर को बोले छोड़ना यार क्या करना है, मतलब एक संतोषी स्वभाव हो जाएगा, प्रॉफिट ओरिएंटेड नहीं रहेगा। जुपिटर है ना वो, तो जब आप बिजनेस पार्टनर में भी जुपिटर 7th हाउस में देखते हो तो यू शुड बी कॉशियस कि भाई ऐसे आदमी को अपना पार्टनर मत बनाओ, बिकॉज ही विल बिकम टू रिलीजियस।
एंड बिजनेस के लिए टू रिलीजियस होना अच्छी बात नहीं है। तो जुपिटर 7th हाउस प्रॉब्लमेटिक है। और सपोज अगर यहाँ पे नहीं, और सपोज अगर जुपिटर अपने ही घर में है 7th हाउस में, 9th राशि सजिटेरियस राशि या पाइसेस में है, तो क्योंकि ये भी तो भी जुपिटर स्वराशि हो अपने गया। कारक तत्व तो देगा ही ना। अच्छा, ओके, अगर खराब वो नहीं व्यक्ति करेगा लेकिन इफेक्ट तो डालेगा ही। बिल्कुल डालेगा इफेक्ट। अभी तो मैं अब देखना, आपको ना, अब देखो एक कॉन्सेप्ट आपको मिल गया ना। अब आपके पास 4-5 अगर चार्ट्स हो ना जिसमें जुपिटर 7th में हो, आप उन जातकों से बात करो कि आपकी मैरिड लाइफ में कभी रिलीजन को लेके कोई प्रॉब्लम आई है क्या। वो आदमी बताएगा हाँ मैंने ऐसे कर लिया था, या ज्यादातर लोगों की वाइफ्स बहुत रिलीजियस हो जाती हैं। अब हस्बैंड क्या है, हस्बैंड मतलब चाहता है कि वही वाइफ के साथ सोए, अब वाइफ एकदम रिलीजियस हो गई है, मेरे गुरु ने बोला है कि हमें एकदम सादा जीवन बिताना चाहिए, मैं आपके साथ। अब क्या होगा वहां पे, हस्बैंड फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, क्योंकि मेल्स इजीली गेट फ्रस्ट्रेटेड, उनका कंट्रोल उतना नहीं होता है। तो ये भी एक प्रॉब्लम की बात है, बहुत सी शादियां इसलिए भी टूटती हैं। ठीक है जी। सर 7th हाउस राहु का क्या करना है, मतलब एक तो 7th हाउस राहु, देखो जी सिंपल रेमेडी है। बहुत ज्यादा चांस है कि राहु क्या करता है, राहु अनऑर्थोडॉक्सी का कारक है। तो शादी में राहु क्या चाहता है कि आप कुछ बैरियर्स को तोड़ो। तो पहला बैरियर क्या है कि थोड़ा सा अंतर जातीय विवाह कर लो, आप अपनी कास्ट के बाहर विवाह कर लो, थोड़ा सा दूर से शादी कर लो, या थोड़ा कुछ अपनी शादी में अनऑर्थोडॉक्स काम करो। नहीं तो 7th हाउस का राहु जनरली शादी में प्रॉब्लम क्रिएट करता है शादी के बाद। और 11th साइन सर जहाँ पे भी पड़ेगी वो हाउस को भी हम लिंक कर देंगे, क्योंकि राहु उसका हाँ। वैसे भी ओनर बन गया ना। बिल्कुल बन गया। 11th इसीलिए तो खतरनाक है कि सैटर्न राहु तो खतरनाक ग्रह उसके ओनर है, इसीलिए कालपुरुषी की कुंडली में 11th हाउस को इतना खराब माना गया, बिकॉज ऑफ दिस वेरी रीजन। क्लियर है जी। यस सर। यस सर। 11th लॉर्ड in 7th, partner will have a big social circle, partner is highly ambitious, उसकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा होंगी हर चीज से। इट ऑल्सो शोज गेन इन गेन आफ्टर मैरिज। फर्स्ट हाउस लॉर्ड इन 7th में रहेगा तो बोल सकते हैं ना ईगो की वजह से खुद का तब कि मैं आ जाएगा। फर्स्ट हाउस मतलब आप जो है ना अपनी वाइफ पे हावी होना चाहोगे, क्योंकि फर्स्ट लॉर्ड 7th में पहुंच गया, आपका दिमाग आपकी वाइफ पे पहुंच गया, आप चाहते हो कि मेरी वाइफ मेरी तरह काम करे जैसे मैं काम करता हूँ। सर 9th लॉर्ड इन 7th, 9th लॉर्ड मतलब शादी के बाद भाग्य। शादी के बाद आपका अच्छा भाग्य होगा। आप कभी भी देखो उसको बोलो भाई तेरी रेमेडी है लाइफ में कि तू फटाफट शादी कर ले, शादी के बाद। और पार्टनर की एडवाइस गुरु जैसे रहेगी या मतलब बिल्कुल और केपी क्या कहती है, 7th हाउस सब लॉर्ड गिविंग 9, केपी कहती है कॉन्जुगल ब्लिस। कॉन्जुगल ब्लिस मतलब ऐसी शादी, इतनी डिवाइन शादी होती है ना एज पर केपी, मतलब उस शादी का कोई जवाब नहीं। 7th कस्पल सब लॉर्ड गिविंग 9, इट्स कॉल्ड कॉन्जुगल ब्लिस, ब्यूटीफुल मैरिज। सर 9th लॉर्ड इन 7th रहेगा तो इन बिजनेस में बोल सकते हैं फादर के साथ बिजनेस करो, इन पार्टनरशिप फादर के साथ करो, या फादर लाइक पर्सन के साथ आप बिजनेस करो जो थोड़े उम्र में अधिक हों। ये मंदिर में होगी क्या शादी? मंदिर में हो सकती है ना, और डेस्टिनेशन वेडिंग भी हो सकती है ना सर? डेस्टिनेशन हाँ, लॉन्ग डिस्टेंस, वेरी गुड। ओके, सो 7th हाउस हमने पढ़ लिया है सर। 10th लॉर्ड इन 7th वो रहे क्या शायद? सिंपल है ना, लव मैरिज एट वर्क प्लेस, ओके, पार्टनर फ्रॉम प्रोफेशन। गॉट इट सर। आपके पार्टनर के आने के बाद आपका स्टेटस समाज में बढ़ेगा।
एक रेमेडी मैं आपको देता हूँ, किसी भी मैरिड कपल को आप ये रेमेडी दे सकते हो, और इसके पीछे की कहानी मैं कभी और सुना दूंगा, लक्ष्मी जी और विष्णु जी से रिलेटेड कहानी है। हस्बैंड और वाइफ जब भी घर से बाहर निकले ना, या किसी के घर जाएं या किसी से मिलने जाएं या कहीं, कोशिश करना चाहिए कि दोनों साथ में निकलें। छोटी सी भी शॉपिंग करनी हो ना, और अगर हस्बैंड वाइफ के पास प्रैक्टिकली समय उपलब्ध है, तो हस्बैंड एंड वाइफ शुड मूव टुगेदर एज मच एज पॉसिबल। एंड दूसरा, जब भी आप बेड पे सोते हो ना, ऑलवेज इंश्योर दैट वाइफ इज ऑन द लेफ्ट साइड एंड हस्बैंड इज ऑन द राइट साइड। वाम पत्नी की जगह लेफ्ट साइड है। लेफ्ट साइड क्या होती है? हमारा हार्ट होता है। वैसे हमारी शर्ट की जेब भी लेफ्ट साइड होती है, इसलिए पत्नियां जेब पे हाथ मारती हैं। बट हमारे जीवन का जो सच्चा प्यार होता है वो हमारी वाइफ या जो भी है, तो हमेशा हस्बैंड वाइफ के बीच में वाइफ को लेफ्ट पे सुलाना चाहिए। इसकी कहानी मुझे याद दिला देना, मैं सुना दूंगा आपको। ये और कॉन्वर्सेशन, आपने पहली रेमेडी क्या बताई थी फर्स्ट जो आपने कहा था, कि वो भी एक बार repeat कर दोगे प्लीज? जब भी हस्बैंड वाइफ बाहर घर से निकले ना, तो उनको कोशिश करनी चाहिए कि साथ में निकले। मंदिर जा रहे हैं, मंदिर जैसी जगह पे हस्बैंड वाइफ को कभी अकेले अकेले नहीं जाना चाहिए। मंदिर जैसी जगह पे हमेशा कोई भी अच्छा, हवन जो इसका मतलब ये नहीं है कि घर से साथ निकले, ऐसा नहीं, हस्बैंड पहले जाके गाड़ी में बैठ सकते हैं और वाइफ बाद में फॉलो अप कर सकती है। हाँ, लेकिन जब भी आप किसी स्पिरिचुअल कार्य में जा रहे हैं ना, हस्बैंड वाइफ दोनों को जाना चाहिए। हाँ, हवन का सबसे ज्यादा लाभ तब मिलता है जब वाइफ हस्बैंड के लेफ्ट साइड में बैठ के एक साथ हवन करती है या एक साथ पूजन करती है। तो आप सपोज किसी ने आपको सत्यनारायण भगवान की कथा पे बुलाया या किसी ने माता के जागरण पे बुलाया, आप दोनों लोग साथ में जाओ। आप वहां से ना एक कॉन्जुगल ब्लिस लेके वापस आओगे, अपने रिलेशन को और सॉलिड करके वापस आओगे। अकेले हस्बैंड वाइफ को एटलीस्ट रिलीजियस कार्यक्रम में नहीं जाना चाहिए। तो ये बहुत बड़ी रेमेडी है। आप जब भी घर से निकलो, कोशिश करो, अच्छा आ जाओ मेरे साथ, चलो लेट्स गो, आप देखना बहुत बहुत सही रहता है। ओके जी, 7th हाउस इज डन। प्लीज इंश्योर प्लीज एंजॉय योर मैरिड लाइफ, और जिनकी नहीं हुई है वो थोड़ा सा वैसे ही कुंवारेपन को एंजॉय करो, शादी के बाद तो एंजॉय होना ही होना है। अच्छा, एक चीज आपने 11th हाउस का बताया था कि अगर 11th का लॉर्ड 7th हाउस में बैठा है तो गेन आफ्टर मैरिज, राइट? गेन आफ्टर मैरिज, बट ऑल्सो मेक्स द पार्टनर वेरी वेरी एम्बिशियस। हाँ, उसके एम्बिशन से आप दुखी हो जाओगे। वो आज ये नौकरी 11th हाउस पकड़ेगा, है। कल दूसरी नौकरी पकड़ेगा, परसों तीसरी। आप कहोगे भैया क्या कर रहे हो तुम, पागल हो गए, इतनी अच्छी नौकरी चल रही है, क्यों चेंज करते रहते हो। वो आज कलकत्ता में घर ले लेगा, परसों उसकी जॉब मुंबई में होगी, वो अपनी फैमिली को घुमाता रहेगा इधर से उधर। 11th लॉर्ड, बिकॉज 11th हाउस कभी अपने आप से सेटिस्फाइड होता ही नहीं है, इसका मतलब ही मुझे नहीं। और चाहिए। ओके, मतलब ही दैट्स हाउ इट इज डेंजरस। मतलब ही नहीं है। थर्ड लॉर्ड इन 7th हाउस, ये नई रिसर्च है। इट्स अगेन थर्ड लॉर्ड, मैंने बोला ना, इट्स अबाउट फिजिकल रिलेशनशिप। ऐसा पार्टनर, हिज इंक्लिनेशन टू फिजिकल रिलेशनशिप विल बी वेरी हाई। तो कई बार वाइफ्स या हस्बैंड्स परेशान हो जाते हैं कि भाई ये आदमी क्या है। सो ऑलवेज देखना आप कभी थर्ड लॉर्ड इन 7th, आप पूछ सकते हो अपने, अगर क्लाइंट आपकी फीमेल है या क्लाइंट मेल है, अगर आप भी मेल हो, आप मेल से पूछ सकते हो, इज इट अ प्रॉब्लम रिगार्डिंग योर फिजिकल एक्सपेक्टेशन। थर्ड हाउस मैथुन भाव है। स्टार्ट लिंकिंग थर्ड हाउस टू फिजिकल अट्रैक्शन। थर्ड हाउस हमेशा मैथुन भाव है। इनफैक्ट अच्छा, अभी 8th हाउस, सेक्सुअल फिजिकल डिजायरमेंट आल्सो। एब्सोल्युटली। ओके, चलो ये भी कर लेते हैं। 8वां भाव इस पे प्लैनेट कितना असर डालेगा गुरुजी? बहुत भयानक। वीनस जैसा प्लैनेट थर्ड हाउस में, जबरदस्त। अगर सैटर्न जैसा हुआ तो क्या हम ये कह सकते हैं कि वो वाइफ से नहीं तो कहीं और छोटी उससे वो करेगा? सैटर्न इन थर्ड हाउस, नहीं, सैटर्न थर्ड का सैटर्न लॉर्ड है और 7th में जाके बैठ गया, तो आदमी अपने से उम्र में बड़ी स्त्रियों के साथ या पुरुषों के साथ संबंध बना सकता है। बड़ी से भी और लेबर क्लास से भी। हाँ, कह सकते हैं, मेड्स के साथ संबंध होना, कह सकते हैं ना, बिल्कुल कह सकते हैं। या उनका लुक भी थोड़ा सा बड़ा होगा, एज से बड़ा पार्टनर एज से बड़ा दिखता होगा, बिल्कुल या दिखती होगी, व्हाटएवर। देयर आर मेनी पीपल हु आर वेरी फैंटेसाइज्ड बाय विद देयर मेड्स। तो ऐसे लोग, थर्ड हाउस सैटर्न ऐसे काम कराता है।
मतलब जिसकी भी कुंडली में, चाहे वो मेल है या फीमेल, जिसकी भी कुंडली में उसका थर्ड लॉर्ड सैटर्न बैठ नहीं गया नहीं तो विकास जी, आप ये लाइन कभी यूज नहीं करेंगे। ज्योतिष में कुछ भी स्टैंडर्ड नहीं होता है। आप ऐसा मत सोचिए कि हवाई जहाज में आप बैठ गए तो आपको खाना मिलेगा ही मिलेगा। जी, ये जरूरी नहीं, किसी प्लेन में खाना नहीं भी मिलता। तो देयर इज नथिंग स्टैंडर्ड। आपने थर्ड हाउस में सैटर्न देखा, हो सकता है वो आदमी का बिल्कुल कोई मतलब ना हो अपने मेड के साथ, हो सकता है, लेकिन देयर कैन बी अ प्रेडिक्शन। हाँ, हम उसको अज्यूम मतलब पूछ थर्ड सकते हाउस हैं ना। इज योर मेंटल इंक्लिनेशन। आपको देखना होगा कि सैटर्न मेलेफिक है, बेनिफिक है, किसकी इन्फ्लुएंस पड़ रही है। 7th हाउस में जुपिटर बैठा है तो हो सकता है वो आदमी इस ऐसे कामों में पड़े ही ना। बट एक इंटरप्रिटेशन ये बिल्कुल बनती है, 100% बनती है कि थर्ड का लॉर्ड सैटर्न है और 7th में जाके बैठ गया। आप चार्ट देखना शुरू करो और थर्ड हाउस को स्टडी करो। आपको थर्ड हाउस ऐसे ऐसे सीक्रेट्स बता देगा ना आपको। आदमी की सेक्सुअल प्रेफरेंस के बारे में आप इतनी प्रिडिक्शन दे सकते हो, आप हिल जाओगे थर्ड हाउस देख के। आज तक हमने क्या पढ़ा है? थर्ड हाउस कम्युनिकेशन, आईटी, पुरुषार्थ, लेकिन ये वाला भाव बहुत इंटरेस्टिंग है थर्ड हाउस का। जी, ओके, लेट्स स्टार्ट 8th हाउस। है आप लोग में स्टेमिना 8th हाउस पढ़ने की? 8th हाउस इज सुपर 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 इंटरेस्टिंग, क्योंकि पूरा हो नहीं पाएगा गुरुजी। आई थिंक अधूरा रह जाएगा, फिर वो मजा नहीं आएगा। अगली बार नहीं मिल पाएगा, वो सेपरेट रहेगा तो बेटर रहेगा। और एक्चुअली अगले दिन मैंने 8th हाउस पे इतनी मेहनत की है ना इस बार कि मतलब हमारी ऐसी क्लास होगी नहीं जो हम 8th हाउस में सीखेंगे ना, दैट इज गोइंग टू बी। बट एक छोटा सा पार्ट कवर करके एंड देन वी कैन एंड। then we will keep safe for the next नहीं 8th नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं 7th हाउस का ही एक पार्ट रह गया है, मारक, उसको पढ़ा के एंड एंड। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। आप लोग में से कितने लोग जानते हैं कि 7th हाउस और 2nd हाउस को मारक क्यों कहा जाता है? सभी जानते हैं गुरुजी, मेरे ख्याल से ऐसा कोई होगा नहीं। क्यों कहा जाता है? व्हाई, व्हाट इज द रीजन? शादी होगी तो आपको मार देगी बीवी, या ज्यादा पैसा हो गया तो आप मर जाओगे, या थर्ड और मार 8th देगा का आपको? 12th है। थर्ड और 8th लॉन्जेटिविटी का 12th है। वेरी गुड अमित जी। 8th हाउस हमारी आयु का भाव है, राइट। थर्ड हाउस हमारा मैथुन का भाव है। हम जन्म कहां से लेते हैं? आफ्टर मैथुन, थर्ड हाउस से। 8th से 8th क्या है? थर्ड हाउस है, राइट। 8वें से 8वां क्या है? थर्ड है। अरे हाँ ना बोलो। हाँ सर। Yes. 8वें से 8वां भाव हमारी लॉन्जेविटी का है। इसका मतलब थर्ड हाउस इज आल्सो आवर लॉन्जेविटी। इसीलिए थर्ड हाउस को पराक्रम भाव बोला गया। पराक्रम इसीलिए वहां पे दिया गया बिकॉज वहां से हमें आयु मिलती है। 8th का 12th क्या होता है? 7th हाउस। और थर्ड का 12th क्या हुआ? सेकंड और 7th हाउस मारक हाउस होते हैं। हमारी मृत्यु इन दोनों हाउस से हमें ये मारने में सक्षम होते हैं। पराशर ऋषि का अगर आप बृहद पराशर होला शास्त्र वॉल्यूम 2 पढ़ोगे ना, आपको पता है पराशर ऋषि ने सीधा सीधा क्या बोला है? 7th हाउस का प्लैनेट, कोई अगर आपके कुंडली में 7th हाउस में प्लैनेट बैठा है, जब भी उस प्लैनेट की दशा आती है, आप महामृत्युंजय सुबह और शाम 108 बार शुरू कर दो इमीडिएटली। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, 7th हाउस या 2nd हाउस में कोई भी प्लैनेट बैठ जाता है और उसकी दशा चालू होती है, आपको महामृत्युंजय मंत्र का जाप शुरू कर देना चाहिए। बिकॉज अगर वो आपको मारेगा नहीं ना, तो आपको हेल्थ इश्यूज, रिलेशन इश्यूज आपको परेशान करना शुरू कर देगा। 7th हाउस में प्लैनेट नहीं होना इज एक्सीलेंट, इज ब्यूटिफुल। अगर आपके 7th हाउस में प्लैनेट नहीं है, भगवान ने आपको बहुत लकी बना के भेजा है। बिकॉज 7th हाउस का प्लैनेट आपको खतरनाक तरीके के फल दे सकता है ड्यूरिंग इट्स दशा। ये इसके लॉर्ड्स के लिए भी अप्लाई करता है? सेकंड लॉर्ड्स के लिए भी अप्लाई करता है, बट जो सिवियरिटी है ना, वो तब ज्यादा है जब प्लैनेट 7th हाउस में बैठा है। लॉर्ड की सिवियरिटी थोड़ी कम हो जाती है। आप पढ़ोगे ना, पराशर ऋषि ने बहुत सिंपल बोला है कि अगर आपके 7th में हाउस में कोई प्लैनेट नहीं है तो भगवान से आप अच्छी किस्मत लिखवा के लाए। बिकॉज मारक इज मारक, भयंकर मारक होता है। अच्छा, एक आपने अभी 7th हाउस का तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया,
सिंस सेकंड हाउस का भी है इसका मारक स्थान, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन इट अगेन? आपने भी क्या कहा था कि why it is considered as a longevity मैं- का हाउस लाइक थर्ड हाउस? मैं नहीं एक्सप्लेन करूंगा चारू जी, आप खुद करोगे। थर्ड, एट्थ का थर्ड हाउस से पहले रिलेशन बना, क्या रिलेशन है एट्थ और थर्ड में? एट्थ और थर्ड में, अच्छा ओके, इट्स एट्थ हाउस, हाँ, 8 from 8, third house is 8th house of 8th house. तो उससे क्या हुआ? Dangerous मतलब हाँ, हेल्थ के, हाँ नहीं 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 नहीं, एट्थ हाउस क्या है आपका? 8 का रिजल्ट लॉन्जेविटी का हाउस है, तो लॉन्जिविटी से लॉन्जिविटी मतलब थर्ड हाउस भी आपकी लॉन्जिविटी हो गई। लॉन्जेविटी हो गई, हाँ करेक्ट। मैंने क्या कहा था, थर्ड हाउस को क्यों पराक्रम भाव बोलते हैं? क्योंकि वहां पे जाके आपको मैक्सिमम स्ट्रेंथ मिलती है, और जब आपको मैक्सिमम स्ट्रेंथ मिलेगी तो आपकी आयु बढ़ेगी। तो दोनों हाउसेस से जब आप 12th काउंट करते हो तो थर्ड से 12th सेकंड आता है, 8th से 12th 7th आता है, इसीलिए 7th और सेकंड को मारक भाव माना गया है। तो जब भी 7th हाउस में आपको कोई प्लैनेट मिले और उसकी दशा शुरू हो, आप सुबह और शाम महामृत्युंजय का मंत्र कर दो। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप बृहद पराशर होरा शास्त्र वॉल्यूम 2 खोल के देख लेना, आपको सीधा सीधा पराशर ऋषि ने ही लिख दिया होगा उसके अंदर से, और कोई वो ही नहीं है इसका। एनी अदर क्वेश्चन? सर केतु इन 7th हाउस, तो डिसैटिस्फैक्शन को वो तो जेनरिक प्रेडिक्शन है, उसके अलावा और कुछ हम इनपुट कर सकते हैं उसमें? केतु इन 7th हाउस, अब केतु कौन सी राशि में बैठा हुआ है? केतु क्या करता है, अपने डिपॉजिटर की तरह काम करता है, ठीक है ना? तो वो 7th हाउस का लॉर्ड कहाँ बैठा हुआ है? बट जनरली केतु इन 7th हाउस कभी ना कभी आदमी मैरिड लाइफ से थोड़ा सा डिटैच होता ही होता है। अच्छा, मुझे एक चीज में कंफ्यूजन है, जैसे कि हम कहते हैं कि जो राहु है वो शनि की तरह बिहेव करता है और जो केतु है वो मंगल की तरह करता है, ठीक है? एक तो ये पॉइंट है। एक दूसरा पॉइंट ये है कि जब राहु और केतु किसी भी राशि में बैठ जाते हैं तो वो उस राशि का स्वरूप ले लेते हैं, उस राशि की तरह बिहेव करते हैं, उसकी लॉर्डशिप ले लेते हैं। तो हम इस चीज को कैसे समझें? बिकॉज केतु अगर मंगल है और वो मंगल की तरह बिहेव करता है, वो 8th हाउस में बैठ गया, और सपोज अगर 7th हाउस की राशि सपोज अगर ये कर्क हुई, तो फिर हम इसको कैसे समझेंगे? क्योंकि वो कर्क की तरह भी बिहेव करेगा और वो ओनरशिप उसको मंगल की, जब ओनरशिप कर्क मून की है और बिहेव वो मंगल की तरह करेगा। ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन चारू जी। तो जब भी हम राहु केतु की रेमेडी करते हैं ना, राहु केतु की जब भी रेमेडी करते हैं तो राहु के लिए हम शनि की रेमेडी करेंगे, केतु के लिए हम मंगल की रेमेडी करेंगे। तो फॉर रेमेडी यू हैव टू यूज शनिवत राहु एंड कुजवत केतु। अदरवाइज फॉर प्रिडिक्शन यू हैव टू यूज कि वो जिस डिपॉजिटर के साथ बैठा है वैसे इफेक्ट्स देगा। जनरल ये रूल है कि रेमेडी आपको राहु की जब भी करनी है तो आपको शनि को भी ठीक करना है, बिकॉज वो बिहेव शनि की तरह करता है। ठीक है, बस एक चीज और मुझे पूछना है, राहु और केतु में ना सिंस कंफ्यूजन है तो थोड़ा इनकी दृष्टियां नहीं होती, राइट? हम इनकी दृष्टियां नहीं समझते। कैसे नहीं होती दृष्टि? आप क्यों ऐसा समझते हो? बिकॉज एक्चुअली राहुल कौशिक के वीडियो में मैंने सुना था कि somehow उनके या किसी और की वीडियो में कि यू हैव टू चूज यू, जैसे 9th हाउस इज फादर और एंड 10th हाउस इज आल्सो फादर। तो एज एस्ट्रोलॉजर हमको चूज करना होगा कि हम फादर किसको मानेंगे, 9th को या 10th को। अब आपने आपकी ये चॉइस है कि आप राहु केतु की दृष्टि मानते हो या नहीं मानते हो। मेरी चॉइस है कि मैं मानता हूँ। ओके, और मेरा लॉजिक क्या है कि जब राहु केतु आपको पेल रहा है, आपको गिरा रहा है, उठा रहा है, बर्बाद कर रहा है, तो उसकी दृष्टि नहीं होगी, कैसे हो? ठीक है, तो वही राहु की गुरु की दृष्टि होगी, राइट? जो हम गुरु की दृष्टि, हाँ ठीक है, बहुत से एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं, 7th दृष्टि तो होती ही है, एटलीस्ट 7th दृष्टि तो आपको लेनी चाहिए राहु केतु। ओके ठीक है, मैं बस वही वैसे भी राहु और वो एक्सिस में होते हैं, मतलब उनकी दृष्टि अनअवॉइडेबल है। राहु के सामने केतु होगा, केतु के सामने राहु होगा, दोनों को एक साथ हमें क्रेडिट करना है। हाँ, राहुल सर दृष्टि नहीं लेते हैं। आप लोग भी मतलब यू हैव टू, देखो एक अपनी लाइफ में आपको असूल बनाना पड़ेगा कि आपको राहु की दृष्टि लेनी है या नहीं लेनी है, फिर आपका पूरा एस्ट्रोलॉजी उसी पे डिपेंड करेगा। मेरे को ऐसा लगता है कि क्योंकि केपी में हम दृष्टि लेते हैं राहु केतु की, 180 डिग्री से मारता है राहु, और केपी में क्या है ना, पूरा रिजल्ट चेंज कर देता है राहु। नोड्स आर द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट प्लैनेट। जब हम रूलिंग प्लैनेट लेते हैं और राहु आ जाता है ना, अपनी सर्च वहीं खत्म हो जाती है। राहु को लगाओ, टाइमिंग ऑफ द इवेंट आपका क्लियर हो जाता है।
रूलिंग प्लैनेट में जब भी राहु केतु आ जाए आपका काम बहुत इजी हो जाता है। तो हम लोग केपी में राहु केतु की 180 दृष्टि भी लेते हैं, राहु पूरा रिजल्ट चेंज कर देता है। तो अगर हम केपी में दृष्टि ले रहे हैं तो मैं तो वैदिक में भी लेना चाहूँगा, ये मेरी सोच है। मैं राहुल सर से मतलब अग्री डिसएग्री की बात नहीं, उनकी एक सोच है कि भाई नहीं होती दृष्टि। और एक चीज मुझे, और एक चीज, सिंस अभी हमारा टॉपिक खत्म हो गया तो एक दो चीजें मुझे पूछी थी, मैं पूछ लूँ ना अगर आपको कुछ नहीं स्टार्ट करना है तो। अच्छा, राहु और केतु, हमने जब पहले आत्मकारक चैप्टर किया था तो हमने ये बात कही थी कि राहु और केतु राहु आत्मकारक भी होते हैं, राइट? मतलब अगर हम माइनस कर लेंगे 30 डिग्री में से जितना राहु का डिग्री है उसको माइनस करेंगे तो वो एक आत्मकारक बन जाएगा अगर किसी का हाईएस्ट हुआ तो, है ना? ओके, ठीक है, थैंक यू। इसमें भी 2 थॉट्स। हाँ बोलिए ना। नहीं आप कंप्लीट कर लीजिए, बाद में बोलिए। आत्मकारक में भी मैंने बताया था ना, कोई 8 प्लैनेट्स लेते हैं, कोई 7 ही लेते हैं। मतलब राहु केतु को वो एक ही मानते हैं, दोनों ही। लेकिन पंडित संजय रथ जो मेरी नज़र में एस्ट्रोलॉजर्स के बाप हैं, वो 8 मानते हैं, तो वो राहु केतु को मानते हैं। आज की डेट में अगर कोई भयानक एस्ट्रोलॉजर है वो पंडित संजय रथ, उनसे बड़ा एस्ट्रोलॉजर वीर बलभद्रपुर उड़ीसा के जन्मे पंडित संजय रथ, बाप ऑफ एस्ट्रोलॉजर्स। अलाइव है या मतलब अभी जिंदा है? अरे अलाइव है भाई साहब। ही वाज एन IAS ऑफिसर एंड he was into some I think some defense उसमें थे वो। और होता क्या था कि he is a traditional astrologer। तो आपने सुना है ना ऋग्वेद को प्रोटेक्शन का सीट दिया गया है उड़ीसा को, जगन्नाथपुरी को। उनका एक एडिशनल काम है कि आप ऋग्वेद को संचय करके रखोगे। ऐसे यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, इनके 4 अलग अलग लोकेशन है जहाँ पे इनको प्रोटेक्ट किया गया है। उड़ीसा में ऋग्वेद को प्रोटेक्ट किया गया है। तो पंडित संजय रथ इज फ्रॉम अ ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजर फैमिलीज जो पिछले 3000 या 4000 साल से ज्योतिष कर रहे हैं। तो ही इज अ मास्टर ऑफ जेमिनी एस्ट्रोलॉजी। अच्छा, जहाँ पे हम आरूढ़ा लग्न पढ़ते हैं, जहाँ पे हम मतलब अलग लेवल है ज्योतिष, कारक तत्वों को पकड़ते हैं। और आरूढ़ मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। सपोज आरूढ़ मतलब क्या होता है? आरूढ़ मतलब मैं घोड़े पे आरूढ़ होके कश्मीर गया। आरूढ़ मतलब बैठना, आरूढ़। अब आरूढ़ का इंग्लिश में सीधा मतलब है परसेप्शन। दुनिया आपको कैसे परसीव करती है ये आपका आरूढ़ लग्न बताता है। अमिताभ बच्चन को हम कैसे देखते हैं, मेरा हस्बैंड हमें कैसे देखता है, ये हमें आरूढ़ लग्न बताता है, ये हमें आरूढ़ बताता है। एक आप अपने आप को कैसे देखते हो, एक दुनिया आपको, किसी को दुनिया बहुत चोर की निगाह से देखती है, वो उसका आरूढ़ है। दैट इज द परसेप्शन ऑफ द वर्ल्ड, हाउ दे सी। ये जेमिनी में बहुत इंपॉर्टेंट आता है आरूढ़ लग्न। तो पंडित संजय रथ ने रिसर्च किए हैं कई सारे जेमिनी उस पर। तो आप लोग संजय रथ की एक किताब है, मैंने अभी मंगाई है, उपदेश सूत्र, और मैंने उसके 10 पेज पढ़े, मेरे सिर में दर्द हो गया, मैंने किताब बंद करके रख दी। मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा, बिकॉज इट इज प्योरली जेमिनी। जेमिनी में राशियों की भी दृष्टि होती है। मूवेबल राशि विल एस्पेक्ट फिक्स्ड राशि, फिक्स्ड राशि विल एस्पेक्ट मूवेबल राशि, एंड डुअल राशि विल ऑलवेज एस्पेक्ट डुअल राशि। और मेरी माँ से प्रार्थना है, माँ मुझे इस काबिल बनाए और संजय रथ जी की कृपा हो कि मैं एक दिन जेमिनी की क्लास लूँ। मेरी बहुत बड़ी तमन्ना है कि मैं जेमिनी सिखाऊं। और जेमिनी इतनी एक्यूरेट है ना, इतनी एक्यूरेट है जेमिनी और भृगु नंदी नाड़ी। आप लोग को कोई अच्छा टीचर मिले ना तो प्लीज भृगु नंदी नाड़ी का कोर्स जरूर करना। इतनी सिंपल और इतनी एक्यूरेट प्रेडिक्शन, कमाल है भृगु नंदी नाड़ी। एक संदीप चौहान, वो भृगु सरल पद्धति जिसे BSP कहते हैं। हाँ, चारों जी रिकॉर्डिंग बंद कर दो, बिकॉज आई थिंक वी आर डिस्कसिंग अ लॉट ऑफ पर्सनल स्टफ अबाउट पीपल। सो उसमें भृगु नंदी नाड़ी में क्या रहता है सर स्पेसिफिकली? ऐसे जैसे मैं बताता हूँ आपको, बड़ा सिंपल है।